नमस्कार, पढ़ाकू नितिन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। और ये एपिसोड जो रिकॉर्ड हो रहा है वो ज़ूम के थ्रू हम कर रहे हैं। उसकी एक वजह है, क्योंकि जिन मेहमान से हम बात कर रहे हैं वो बहुत दूर बैठे हैं। इनफैक्ट वो वहाँ बैठे हैं जहाँ सब कुछ घट रहा है, वो सब कुछ जिसके बारे में हमें बात करनी है। लंदन में बैठे हैं परवेज़ आलम, और जो कुछ घट रहा है वो लंदन में ही घट रहा है। अब तो पूरी दुनिया नज़र बनाए हुए है, क्योंकि कुछ लोगों को लग रहा है कि पोएटिक जस्टिस हो गया। ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बन गए हैं, और ये बदला है उन तमाम सदियों का जो भारत पर भारी गुजरी। और कुछ लोग कह रहे हैं कि इसे आराम से लीजिए, टेक इट इजी, ये कुछ नहीं हुआ है, प्रोसेस है और हमें सीखना चाहिए, ब्रिटेन से सीखना चाहिए। जिन सब ने वैसे भी बहुत कुछ सीखा है, लेकिन कुछ शिकायतें तो हैं ही। परवेज़ आलम साहब लंबे वक्त तक काम करते रहे बीबीसी में, और अब तो लंदन में रहते हैं और काफ़ी वक्त से रहते हैं। तो वहाँ जो कुछ होता है वो उनकी नज़रों से परे नहीं है, और अब भी जो कुछ हो रहा है उस पर तो खूब नज़रें गड़ाकर वो बैठे हैं। तो मैंने सोचा आज जिनसे बात की जाए वो वहीं हों तो बेहतर है, क्योंकि हमसे ज़्यादा नज़दीक से वो चीज़ों को होता देख रहे होंगे। अच्छा, चूंकि पिछले कुछ पॉडकास्ट हमने पढ़ाकू नितिन में आमने सामने बैठकर किए, और आज जूम से करने पड़ रहे हैं, तो थोड़ा सा असहज हो रहा हूँ मैं इसमें। लेकिन मुझे उम्मीद है हमारी बातें उतनी ही रसीली और उतनी ही दिलचस्प होंगी जैसी अब तक होती रही हैं। तो एक तो आपका बहुत बहुत स्वागत है परवेज़ जी। बहुत बहुत शुक्रिया। और परवेज़ जी का एक इंट्रोडक्शन ये भी है कि जब आप हमारे पॉडकास्ट सुनते हैं सारे ही, उनमें एक आवाज़ आती है, सुनता है सारा जहां, वो आप ही की आवाज़ में है। और आप हमारे मेंटर हैं। आज तक रेडियो की शुरुआत आप ही ने की, और आप ही के मार्गदर्शन में ये जो सिलसिला चला था, और फिर तो कारवां बनता गया, हम एक एक करके जुड़े। अभी फ़िलहाल आप आज तक रेडियो के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी जुड़े हुए हैं, और आज तो जुड़े ही हुए हैं। बिल्कुल। तो इसके लिए भी मुझे बड़ा मज़ेदार लग रहा है ये कि आपने हमें जो सिखाया, मैं देखता हूँ आज उसे मैं कितना लागू कर पाता हूँ यहाँ। और मैं ये देखता हूँ कि आपने मुझे मेंटोर कहा है, तो जब ये सुनने वाले या देखने वाले लोग हैं वो जरूर आपसे ज्यादा मुझे जज कर रहे होंगे कि नितिन को तो हम सुनते आए हैं और देखते आए हैं। पहले ये देखें, ये जो मेंटोर जिनको कहा जा रहा है ये कौन साहब हैं, और ये क्या ये अपनी कसौटी पर खरे उतरेंगे? और अब दोगुनी जिम्मेदारी हो गई है मेरी, क्योंकि हम्म। अगर मैं बेहतर प्रदर्शन ना करूं तो तोहमत आप पर भी लगेगी कि ये क्या बात सिखाया सही है। था। ये बात ठीक है, हाँ। तो बीच बीच में मैं आपको सर कह दूंगा अपनी कोई बात आदत नहीं। के हिसाब से। तो सर, जो कुछ ब्रिटेन में हो रहा है, अब मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने पहली बार शायद ब्रिटेन की पार्लियामेंट को देखा होगा। बहुत मज़ेदार है उस मेज को देखना, जिस पर मुझे मालूम नहीं क्या क्या सामान सजा हुआ है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो कुछ वहाँ होगा वो एक लंबी परंपरा से होकर गुजरा होगा और उस मेज पर आज जगह पाता होगा। तो मुझे तो आपसे बहुत सारी बात करनी है, मैं करूँगा भी। लेकिन ना, प्लीज़ शुरुआत इसी से कीजिए, मेरी जिज्ञासा है जानने की। वो ये कैसी परंपरा है? मतलब बहस तो हमारी संसद में भी होती है, लेकिन बड़ा कोजी सा लगता है, ऐसा लगता है कि क्लासरूम है, उसमें दो ग्रुप बैठे हुए हैं, बीच में बस एक मेज है, और इधर टीचर बैठे हुए हैं। हम ऐसा नहीं कर पाए, जबकि हमने वेस्टमिंस्टर सिस्टम वहीं से लिया। तो मैं ये जानना चाहता था कि ये क्या सिस्टम है, ये कौन लोग हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे तय होता है, पीएम बीच में बैठता है, बीच में मेज़ होती है, वहाँ रखा क्या होता है? तो यहाँ से शुरू करेंगे तो मेरी इस पुरानी जिज्ञासा का शमन होगा। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि ज्यादातर लोगों ने, चाहे वो रेडियो के हों या टेलीविजन के लिसनर्स या दर्शक जो भी हैं, उन्होंने पिछले कुछ दिनों में जब यहाँ की महारानी क्वीन एलिजाबेथ आ, का देहांत हुआ और उसके बाद में वो जो जलसे हुए और जुलूस निकले और फ्यूनरल सर्विसेज वगैरह ये सारी चीजें हुई चर्च में, वो सब देखा होगा टेलीविजन पर, और देखा होगा क्या भव्य समारोह होते हैं। मतलब हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में, पता चला 12-12 घंटे 15 घंटे लोग लाइन में लग के सिर्फ श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आ रहे हैं, हाथ जोड़ के, और जो पार्थिव शरीर है कोइन का, उसको देख के आगे बढ़ जाएंगे। ये सारी चीजें हमने देखी। अब उस सब के पीछे अगर आप गौर करेंगे तो भारी परंपराएं हैं, और इस देश को अपनी परंपराओं से बहुत प्यार है। मतलब दुनिया में सभी को होता है, हर भारतीय कहेगा मुझे भी अपनी परंपरा से प्यार है, लेकिन ये कि पहली फुर्सत में वो जो उसकी 150 साल की बिल्डिंग है उसमें टीवी का एंटीना गाड़ देगा, जो निहायत ही बदसूरत लगेगा। तो मतलब क्या है कि यहाँ पे ये काम आसानी से नहीं होगा। अगर कोई पुरानी हम्म। बिल्डिंग है तो वो लिस्टेड बिल्डिंग है,
मतलब ये कि उसमें आप अपने बाथरूम को भी ढंग से ठीक नहीं कर सकते। उसके लिए भी आपको जो म्युनिसिपैलिटी समझ लीजिए उसके एक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। और लिस्टेड में भी क्या होता है, बिल्डिंग पता चले ग्रेड 2 लिस्टेड है, ग्रेड 1 लिस्टेड है, उस हिसाब से आपको चेंजेस करने की अनुमति होती है। तो मतलब मैं एक छोटी-सी एक पृष्ठभूमि दे रहा था कि इस देश को अपनी परंपराओं से बहुत ज़्यादा प्यार है। यही वजह है कि जब इसने यूरोपियन यूनियन जॉइन किया तो सारे देशों ने अपनी करेंसी सरेंडर करके, इटली में लीरा होती थी, और उसमें जर्मनी में मार्क होता था, कहीं ज़्लोटी होती थी, कहीं कुछ फॉरेंट होता था, वो सब खत्म करके यूरो हो गया। लेकिन इस देश ने यूरोपियन यूनियन जॉइन की, लेकिन कहा कि नहीं, हमारी करेंसी वही रहेगी, मतलब ये कि पाउंड रहेगा, और पाउंड स्टर्लिंग रहा। उन्होंने अपना जो करेंसी चेंज नहीं की। इसी तरह से इनका जैसे मीट्रिक सिस्टम जो भी है, किसी तरह से यूरोप में आने के बाद में ये हो गए, मीटर के सिस्टम में आ गए, मीटर, सेंटीमीटर वगैरह। लेकिन अगर आप मुल्क में देखेंगे, आज भी सबको एट ईज़ होती है ये कहने में इंच, ठीक है ना? यार्ड और शेर जैसे हमारे यहाँ कहा जाता था, अब से एक अरसा पहले लोग भूल भी गए होंगे आज की जनरेशन के, शेर क्या होता है और गज क्या होता है और इंच क्या होता है। लोग सेंटीमीटर में बात करते हैं, लेकिन ये देश अभी भी वहीं पे है। मिसाल के तौर पे यहाँ लेफ्ट हैंड ड्राइविंग है तो है, पूरे यूरोप में जो है वो राइट हैंड ड्राइविंग होगी, लेकिन यहाँ है। तो इस देश को अपनी परंपराओं से बहुत प्यार है, और उसको और अपने इतिहास से बहुत प्यार है, और वो उसको किसी न किसी तरह से उसका संरक्षण करते हैं। तो मतलब ये है कि पार्लियामेंट उसी का एक हिस्सा है। पार्लियामेंट में जो बैठने का अंदाज है, चाहे तो बहुत शानदार नई बिल्डिंग बना लें। अभी मैं बर्लिन गया था, तो बर्लिन में मैंने देखा कि बाहर से तो थोड़ा बहुत फसाड, जो ब्रांडेनबुर्ग गेट है उसके आसपास वहाँ उनकी संसद है, हुँ। राइक्सटैग। लेकिन ये कि बाकी अंदर से बिल्कुल मॉडर्न, ज्यादातर जगहों पे बेइंतहा मॉडर्न बिल्डिंग्स हैं। और अब तो भारत में भी जो विस्टा है और उसके हिसाब से नई चीजें निकल कर आ रही हैं। लेकिन यहाँ वो चीजें वैसी की वैसी हैं जैसे सैकड़ों साल पहले थी। उनको उसी तरह से बचाया जाता है। बिग बेन है, उसको कई साल लग गए, मिलियंस के हिसाब से उसको खर्चा हुआ उसको ठीक करने के लिए, लेकिन वो वैसी की वैसी लगी है। ऐसा लगता है जैसे 300 साल पुराना माल अभी भी आपके सामने है। तो पार्लियामेंट की बिल्डिंग, पार्लियामेंट का रख-रखाव, पार्लियामेंट की परंपराएं ज्यादातर वही चली आ रही हैं जो बहुत पहले से थी। यानी मिसाल के तौर पे जब क्वीन आती हैं, और भारत में होता है कि जो राष्ट्रपति है वो आता है और इंट्रोड्यूस करता है अपनी सरकार को संसद में। इस तरह से अ, मतलब ये कि वो राष्ट्रपति अपनी गवर्नमेंट की बात करता है कि हमारी सरकार का ये प्रोग्राम होगा संसद से पहले। यहाँ पे क्वीन की तरफ से ये होता है। वो सारी परंपराओं को फॉलो किया जाता है। वो कैरिज से आती हैं, यानी बग्गी से आती हैं और उतरती हैं, और आगे कोई उनको थाम के चलता है। पीछे उनका जो लिबास होता था, ये तो पुरानी बात मैं कह रहा हूँ, लेकिन अब किंग के साथ में कुछ अब और तो होगा किंग है। शायद। अब हुँ। तो पीछे से ऐसा कुछ वो थामने वाली बात नहीं होगी। लेकिन ये कि वो परंपराएं बदस्तूर रहेंगी। तो लगातार आप देखते रहिए ब्रिटेन को, तो परंपराओं के मामले में आसानी से ये उनका दामन नहीं छोड़ता। आखिरी बात मैं जैसे ये कहूंगा कि दुनिया भर में टैक्सी बदल गई, यहाँ पे भी बदल गई। उबर वगैरह इस तरह की बहुत सारी टैक्सियां आ गई, लेकिन आज भी जो ब्लैक कैब कहलाती है लंदन की, वो उसी जलवे के साथ में होती है, पुराने तर्ज की, जैसे कि एम्बेसडर होती थी। और उसी ढंग से, तरीके से बड़े उसको मेंटेन किया जाता है, इसलिए कि वो एक हुँ। परंपरा का हिस्सा है। तो हुँ। अब आते हैं पार्लियामेंट पे। पार्लियामेंट की जो बहस है, आपने कहा कि आखिर ये पृष्ठभूमि क्या है, क्यों अंग्रेज जो है वो अपनी बहुत पुरानी अदाएं, बहुत चीजें नहीं छोड़ता। तो सच बात यह है कि जो लोकतंत्र है, जो आधुनिक लोकतंत्र है, उसमें ब्रिटेन की संसद का बहुत बड़ा रोल रहा है। वो लोगों ने उसका अनुसरण किया, और किसी तरह से उसको समझने की कोशिश की, और दुनिया भर में जहां-जहां ब्रिटेन ने राज किया, अब हमारे काम की बात पे, वहां-वहां उन्होंने इस सिस्टम से बहुत कुछ बोरो किया, लिया। हमने किया, मतलब ये कि भारत ने किया। तो 1947 में जब हम आज़ाद होते हैं, तो मोटे-मोटे तौर पे कौन-सा सिस्टम इनहेरिट करते हैं, आज़ाद होने के बाद भी जो ब्रिटेन में चल रहा था। जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा, जो संसदीय प्रणाली है, वो ब्रिटेन की पूरी-पूरी उठा के हमने वहाँ नई दिल्ली में रख दी। सिर्फ ये था कि महारानी नहीं है, महाराजा नहीं है, उनकी जगह एक राष्ट्रपति आ गया, जो कोई लोकतांत्रिक ढंग से जिसका चुनाव होता है। जो और उसी तरह बग्घी में भी बैठता है, उसी तरह बग्घी में भी जैसी बैठता है, महारानी और महाराजा की है। और आज की तारीख तक उन्हीं के बनाए हुए महल में रहता है। उन्हीं के बनाए महल में रहता है, जी, और उसी उसके पास वही स्पेशल गार्ड्स हैं जिनकी अलग तरह से ट्रेनिंग होती है, जैसे बिल्कुल। महारानी के पास है, और रहे जैसे और अब संसदीय राजा के जी, पास। जी। जैसे संसदीय प्रणाली की बात हो रही, तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है। अब आते हैं काम की बात पे। फर्स्ट पास द हुँ। पोस्ट का मतलब ये होता है कि एक
सांसद है वो चुना जाता है और उसके बाद में संसद में आता है, और जब संसद में आता है तो वो अब जो भी पार्टी है वो अपने नेता का चुनाव करती है। यानी जो भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने नरेंद्र मोदी को चुना, और जो दूसरी पार्टी है वो किसी और को चुनती है जो उनका नेता होता है। इसी तरह से एग्जैक्टली इंग्लैंड में भी यही होता है, मतलब हुँ। यूके में यही होता है। यूनाइटेड किंगडम कहना यहाँ बहुत जरूरी है। आप मुझे एक सवाल जरूर याद दिलाइएगा, आप जरूर लोगों के लिए, कि हुँ, आखिर हुँ। ये यूके हम लोग कह हुँ। देते हैं, कभी कोई ब्रिटेन कह देता है, कोई ग्रेट ब्रिटेन कह देता है, कोई इंग्लैंड कह इनमें देता है। फ़र्क क्या है? इनके जी, फर्क क्या है? वो आप मैं मुझे याद पूछूँगा, दिला दीजिएगा जी। पक्का। तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे वो बात ये है कि सिस्टम वही है बिल्कुल। पूरे यूरोप में जो संसदीय प्रणाली है वो बदल गई है, और जो चुनाव का तरीका है वो भी बदल गया है। वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, मतलब ये कि पार्टियां इलेक्शन लड़ती हैं और पार्टियों को जब वोट मिलता है 5%, 10%, उसके हिसाब से उनकी सीटें निर्धारित होती हैं संसद में। ब्रिटेन में और इंडिया में, भारत में एग्जैक्टली बिल्कुल एक सा सिस्टम है, कहीं कोई फर्क नहीं है कि आप जीत के आते हैं, आप जीतते हैं एक उम्मीदवार की शक्ल में, और पार्लियामेंट में आप ही आते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि रघुवीर सिंह जी जीते और कोई यादव जी अचानक आपको रिप्रेजेंट करने के लिए आ गए। तो ये सिस्टम दोनों का एक सा है। तो हम हुँ। में और मतलब यूं समझ लिए कि भारत में और ब्रिटेन में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है संसदीय प्रणाली में। सिर्फ इतना है कि राजा की जगह राष्ट्रपति है, और इसके अलावा नई नई चीजें, मतलब एक जो और है। फ़र्क है जो बहुत सारे लोगों ने इन दिनों शायद महसूस किया होगा कि जब एक दल को अपना नेता चुनना होता है, तो वो किस तरह से इंटरनल डेमोक्रेसी वहाँ पर उभर कर सामने आती है कि वहाँ पर ऋषि सुनक एक तरफ खड़े हैं, बोरिस जॉनसन उन्हीं की पार्टी के हैं दूसरी तरफ खड़े हैं, जीत कोई और जाता है, फिर ऋषि सुनक लौट आते हैं। तो ये एक ही पार्टी के लोग हैं, एक ही विचारधारा के लोग हैं, एक ही एजेंडा है इनका मोटा माटी, और फिर भी ये किस तरह से खुलकर एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, वोट पाते हैं, जीतते हैं, हारते हैं। भारत में इस तरह का तो कुछ दिखाई देता नहीं है। हाँ, थोड़ा सा दिखाई दिया अभी, खड़गे साहब बने हमारे यहाँ कांग्रेस के अध्यक्ष चुनाव जीत कर। हाँ, वो तो आपने बिल्कुल सही कहा कि देखिए नितिन, 2 तरीके से आप इस देश को देख सकते हैं। एक तो ये कि हँस लीजिए, मज़ाक उड़ा लीजिए, ठीक है? हम्म, कि ये क्या हो रहा है, ड्रामा हो रहा है। बात सही है, यहाँ पे भी इस बात पे बहुत बहस हुई कि सब ये कंज़र्वेटिव पार्टी में देखिए कि पता चला 6 महीने इसी बात में निकल गए कि चुनाव हो रहा है, इंटरनल हम्म, लीडरशिप। दूसरा नुक्ते नज़र, दृष्टिकोण ये भी है कि साहब लोकतंत्र के नाम पे देखें तो साहब एक अधिकार दिया जा रहा है संसद को कि पहले आप डिसाइड करें, उसके बाद में फिर जो आम नेता है, जो साधारण सदस्य है, एक सत्ताधारी पार्टी का रजिस्टर्ड वोटर जो है, हम्म, वो मेंबर जो है, वो फैसला कर रहा है। हालाँकि उसमें अब कंज़र्वेटिव पार्टी को भी लगा कि ये भी बड़ा लंबा सिस्टम है, इसीलिए उन्होंने, जब ये ऋषि सुनक की बारी आई, तो उन्होंने उसको थोड़ा छोटा कर दिया। उन्होंने कहा कि पहले ये होता था कि 20 सांसद आपके लिए ज़रूरी हैं, चुनावी मैदान में उतरने के लिए किसी भी उम्मीदवार के लिए, फिर उन्होंने 100 का मामला कर दिया। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जिसे कहते हैं, है बेइंतहा लोकतांत्रिक तरीका, इसमें दो राय नहीं है। बाय द वे मैं आपको ये बता दूं कि ये कंजर्वेटिव पार्टी का तरीका है, लेबर का तरीका दूसरा है, और मैं आऊँगा हाँ, इस पर। हाँ, वो एक अलग है। लेकिन हम्म, मैं ये सोचता हूँ कि क्योंकि हमारे पास जो भी समय है, मुझे लगता है कि आप और बहुत ज़्यादा दिलचस्प बातें जानना चाहते हैं, तो हाँ, आप ही को मैं कहूँगा कि आप मुझसे अगला सवाल तो मैं पूछ एक सकते हैं। प्रेमाइस तैयार कर रहा था, वो मैं यही पूछना चाहता था कि देखिए, पहले तो हमें पता चला था कि ऋषि सुनक जो हैं वो एमपीज़ में बहुत पॉपुलर हैं अपने, तो वो तो चाहते हैं कि हमारे नेता ऋषि हो जाएं। लेकिन फिर पता चला कि जो वहाँ के रजिस्टर्ड वोटर्स हैं कंजर्वेटिव पार्टी के, उन्होंने मामला पलट दिया। तो हमें समझ में नहीं आया कि नेता का चुनाव होता कैसे है वहाँ पर, रजिस्टर्ड वोटर्स तय कर रहे हैं कंजर्वेटिव पार्टी के जो हैं, या फिर एमपीज तय कर रहे हैं हमारा नेता कौन हो। हिंदुस्तान में तो देखिए, एमपीज तय करते हैं हमारे दल का नेता कौन हो। हाँ, मैं सिर्फ इतना कहूँगा नितिन, इसमें जितना जाइएगा उसमें फिर एक पार्टी की एक लंबी दास्तान निकल के आएगी। जैसे कि हम्म। कंजर्वेटिव पार्टी पे पूरे इतना मोटा ग्रंथ लिखा जा सकता है। संक्षेप में तो आपको बताना ही हाँ, पड़ेगा कि ठीक है, लेबर और नहीं कंजर्वेटिव पार्टी मैं आती कहाँ से हैं। मैं बता देता हूँ। तो उसमें हम्म, क्या है कि एक सिस्टम मैं कहूँगा वो बिल्कुल ठीक है। वो ये है कि एक पार्टी का जो नेता है, वो इलेक्शन के बाद में जो संसदीय पार्टी है उसकी उसका नेतृत्व करता है।
तो उसमें कंजर्वेटिव पार्टी में जैसे तकरीबन कहा जाता था कि 1,60,000 के आसपास इनके रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं, और वो ये डिसाइड करते हैं कि उनका लीडर कौन होगा। अच्छा, और ये भी नौबत तब आती है जब उससे पहले, मतलब ये समझिए कि जैसे कि अगर कोई विवाद हो, वरना तो पार्टी आसानी से अपने नेता को चुन लेती है। यानी मतलब ये कि जब आप चुनाव में जाते हैं तो बोरिस जॉनसन एज लीडर ऑफ द कंजर्वेटिव पार्टी गए थे और वहां से हम्म। इलेक्ट होके आए। तो ऐसा नहीं है कि बार बार उन्हें अपने जो रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं उनके सामने जाना पड़ रहा है। ये तरीका है। लेकिन इसमें क्या है कि अब छोटी छोटी बारीकियां क्या आ जाती है कि जैसे ये जो काम है ये एक कमेटी कहलाती है, उसका नाम है 1922 कमेटी। अब अच्छी, हम्म। अब शायद ही आपने कभी ऐसा नाम सुना होगा, ये ये क्या क्या नाम है कहानी है? फालतू का। तो हाँ। इसकी कोई कहानी नहीं है, सिवाय इसके कि 1922 कमेटी एक कहलाती है इतिहास के हिसाब से, जो जिसका एक साल से संबंध है, और वो खुर्राट कमेटी होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि 5 साल 10 साल किसी पार्टी के निकल जाते हैं और 1922 कमेटी को कोई चांस नहीं मिलता हस्तक्षेप करने का, मतलब लीडरशिप इलेक्शन कराने का। यानी यूं समझ लीजिए कि जैसे मिसेस थैचर जब सत्ता में आती हैं 1979 में, इस देश में प्रधानमंत्री बनती हैं, पहली महिला प्रधानमंत्री थी। और उसके बाद वो 1990 तक उनकी सत्ता चलती है। और इस हम्म। बीच में कहीं कोई इशू नहीं आया कि उनकी लीडरशिप पे कोई सवाल उठा रहा है इसलिए कि वो पावरफुल है, किसी ने चैलेंज नहीं किया। जब आप मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट में से एक हिस्सा जो है जब उसको चैलेंज करता है, तब फिर 1922 कमेटी आती है, तब मतलब इलेक्शन होता है। पॉइंट मेरा ये है कि इलेक्शन ये रोज नहीं होता है, ये एक एबिरेशन है, ये हम्म। एक अपवाद है जो आपने पिछले दिनों में देखा। फिर 1990 में होता है कि माइकल हेजल्टाइन साहब होते थे जो कि बड़े मजबूत लीडर थे कंजर्वेटिव पार्टी के। वो चैलेंज करते हैं मिसेस थैचर को, और मिसेस थैचर जो हैं वो हटा दी जाती है रातों रात। बेइंतहा पॉपुलर लीडर कंजर्वेटिव पार्टी की, इलेक्शन से नहीं हटी है वो हटा दी जाती है इंटरनल लीडरशिप पार्टी के चेंज अंदर में। से ही। हाँ, अच्छा, और ये कहा जाता था कि जो पहले खंजर भोंकता है उसको लीडरशिप नहीं मिलती है। माइकल अच्छा। हेजल्टाइन ने खुल्लम खुल्ला खंजर भोंका था मिसेस थैचर की पीठ में। वो प्राइम वो मिनिस्टर नहीं नहीं बन बने। सके। जॉन मेजर जो एक बिल्कुल जैसे कहते हैं डार्क हॉर्स, बिल्कुल। वो पीछे खड़े हुए थे बिल्कुल, जैसे वीपी सिंह एक जमाने में थोड़े खामोश से थे, बल्कि मैं ये कहूंगा कि वो जो देवेगौड़ा, देवेगौड़ा बन गए। एच डी आई के देवे, गुजराल बने। हम्म। हाँ, भारत में किसने सोचा था एच डी देवेगौड़ा अचानक प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन क्योंकि वो डार्क हॉर्स थे, पीछे खड़े थे, लोगों ने कहा यार ये मतलब ठीक रहेंगे, शायद सीधे रहेंगे, शरीफ आदमी है। तो यूं हुआ। इनफैक्ट नरसिम्हा राव के बारे में भी किसी ने नहीं सोचा था। और मुझे याद आ गया वो किस्सा जो आप ही से जुड़ा है, कि हाँ, आप ही ने ये खबर जो है पहली दफे उड़ाई कि बन तो ये भी सकते हैं। नहीं, मुझे अपने देखिए, आप जब ये बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि स्टोरी टेलिंग जारी रहनी चाहिए, हमें अपनी छोटी छोटी कहानियां सुनाने सुनानी चाहिए, हाँ। लोगों को शायद उसमें मजा भी आएगा। ये बिल्कुल सच है। ये हम्म। ऐसा है कि जब राजीव गांधी की हत्या होती है, उसके बाद में मैं और अशला शर्मा जो मेरी पत्नी है, और हम दोनों लोग ट्रांसमिशन कर रहे थे रात का, जो सुबह में, रात में हम यहाँ भारत के हिसाब से सुबह हो जाती है। और उसमें यह था कि उस एक, वक्त आप लंदन में थे? मैं लंदन में था जी, जी। और अब भी लंदन में हूँ। और हाँ। उसमें यह था कि नरसिम्हा राव क्योंकि सीनियर मोस्ट सीडब्ल्यूसी के लीडर थे, तो यह था कि उनका इंटरव्यू बनता था कि आखिर उनका क्या कहना है। तो मैंने फोन किया, अचला प्रेजेंट कर रही थी, मैं प्रोड्यूसर था प्रोग्राम का। और मैंने उनको फोन किया नरसिम्हा राव को ढूंढने के लिए। तो पता चला नागपुर में किसी गेस्ट हाउस में सो गए थे। और उनके पीएस ने कहा कि साहब वो तबीयत उनकी ठीक नहीं है, दवा खाने के बाद में अब तो मैं इनको उठाऊंगा नहीं। अब वो, लेकिन ये कि सुबह में जल्दी उठ जाते हैं, 5 साढ़े 5 बजे उठ जाते हैं, तो आप का लक है, ट्राई कर लीजिएगा, फोन करके मिल जाए तो ठीक है। खैर, तो वो सुबह में मिल गए। और हम्म। मैंने कहा मैं आपको स्टूडियो में ट्रांसफर करता हूँ, फटाक से भाग के सांस फूल रहा बुरी तरह से, नरसिम्हा राव मिल गए। और सब वो फोन पे आगे, नरसिम्हा राव जी नमस्कार नमस्कार, बहुत कम बोलते थे, आपको पता है, संतुलित होके नाप तोल के, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी बहुत नाप तोल के बोलते थे। तो अ, उ- उसमें फिर ये हुआ कि सब ये उन्होंने दुखद वगैरह सारी घटना का वो कहा। फिर उसके बाद में मैंने कहा कि अब जो कांग्रेस वर्किंग पार्टी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी तरफ देख रहे हैं, और इसलिए कि आप वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने किसी भी बात पे हाँ ना नहीं की थी तब तक। मैंने कहा कि अगर कोई जिम्मेदारी आपको वो सौंपते हैं, इस तरह का कोई सवाल था, तो आप
कि क्या प्रतिक्रिया होगी। उसमें उन्होंने कहा कि हाँ, मैं कभी भी ज़िम्मेदारी से नहीं हटा हूँ, और अगर मैं जो भी मुझसे कहा जाएगा, मतलब हुँ, मैं अपना निर्वाह करूँगा। तो उससे हिंट ये निकाला गया है कि लीजिए नरसिम्हा राव जी अब मैदान में लीडरशिप में मौजूद हैं, और ज़ाहिर-सी बात बाद में जाके उनका सिलेक्शन हो गया। ख़ैर, हुँ, ये कहानी हम नरसिम्हा राव जी की वहीं छोड़ देते हैं। हुँ। और उसके बाद में फिर वो प्रोग्राम जो है, इतना हाँ ज़रूर बताऊँगा कि वो प्रोग्राम जो है वो उसको एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। सोनी का जो एक इंटरनेशनल वाह! टेलीविज़न अ, नहीं अब्बू का, सॉरी सोनी अच्छा। का नहीं, अब्बू का, एशिया ब्रॉडकास्टिंग जो पैसिफिक यूनियन है, उसका अवार्ड मिला था। और वो सिर्फ़ इसीलिए था कि उसमें वो जो सारी एनालिसिस थी, वो सही समय पे सही हो गई थी। स्वाभाविक जब प्रोग्राम भारत में गया, तो चीज़ें वही हुई जिस तरह हमने इशारा किया था। अब वापस आते हैं कंज़र्वेटिव पार्टी की तरफ। हाँ, लेकिन उसके पहले बता दूँ कि 2 वजहों से ये किस्सा आपसे सुनना ज़रूरी था। नंबर 1 तो इसलिए क्योंकि वो दौर ये था कि नरसिम्हा राव बोरिया हाँ। बिस्तर बाँधकर वापस हैदराबाद जा रहे थे और राजीव गांधी ने रोका था कि आप घोषणा पत्र एटलीस्ट बना दीजिए पार्टी का, फिर चले जाइएगा। तो लोग मान हुँ। चुके थे कि ये संन्यस्त हो गए हैं। और दूसरा इसलिए भी ये किस्सा सुनना ज़रूरी था क्योंकि जब मैंने सुना था मुझे बहुत मज़ा आया था, आपके मुँह से। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो कंज़र्वेटिव पार्टी में ये जो मामला चल रहा हुँ, है, इसको हुँ, थोड़ा-सा मुझे लगता है कि इतना ही ये कह के यहाँ पे समाप्त कर देते हैं कि ये तरह-तरह से इलेक्शंस होते आए हैं। हुँ, जब वक़्त आता है उस हिसाब से ये अपनी चेंजेस भी कर लेते हैं रूल्स में। जैसे कि अभी ऋषि सुनक के मामले में थोड़ी बहुत चेंज की थी 1922 कमेटी ने, जो कि इलेक्शन कराती है। और और बाकी पार्टियों में भी इसी तरह से कुछ थोड़ा बहुत अलग-अलग सिस्टम है, लेकिन मोटे-मोटे तौर पे बस हम जो दर्शक हैं और जो सुनने वाले हैं, वो सिर्फ इस बात को यूँ समझ सकते हैं कि सिस्टम वैसा ही है तकरीबन जैसा भारत में। हुँ, भारत में ये भी है कि आपको पता है कि हर पार्टी को अपना चुनाव कराना पड़ता है, अध्यक्ष पद के लिए, और बाकी जिस बिल्कुल। तरह से ऑर्गेनाइज़ेशन होती है, तो वो कराते हैं। अब अ, हाँ, तरीके सारी पार्टियों के अलग होते हैं। लेकिन जो भी रजिस्टर्ड हैं संस्थाएँ, चुनाव जी, सभी जी, जी। कराती हैं। जी, हुँ, जी, जी। तो वो उनके ही लोग उनको ब ब चुनते हैं। और पिछली बार हमने देखा कि शशि थरूर और खड़गे जी के बीच में जो ये मुकाबला हुआ, तो वो एक अलग कहानी है कि किस तरह से हुआ। लेकिन ये कि फिर भी चुनाव हुआ जिसमें कि जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी के मेंबर्स हैं, ऑफिशियली रजिस्टर्ड, उन्होंने वोट डाले। हुँ। वैसे परवेज़ जी जब तय हुआ कि आपसे बात करूँगा, तो मैंने एक सवाल बनाया था। सवाल बनाया था यूँ कि पहला सवाल ये रखूँगा, अब मेरा मन है वो पूछ लूँ। मैंने ये पूछने का मन बनाया था कि क्या हम राइज़ एंड फॉल ऑफ ब्रिटेन के किसी पायदान पर इस देश को देख रहे हैं? या फिर आप ये कहना चाहेंगे कि ये कुछ वैसा ही है जैसा हर देश के वक्त में कभी ना कभी कुछ कमज़ोर पल आ जाते हैं कि कोई बात नहीं, ऐसा कुछ हो रहा है तो होने दीजिए। क्योंकि यदि मैं इतिहास का छात्र होने के नाते पढ़ता हूँ, देखता हूँ, पता नहीं कितनी भारी बात हो जाएगी पूछने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि देश यात्रा करते हैं, उरूज़ की तरफ भी बढ़ते हैं और अस्ताचल भी होते हैं। आप तो राजनीति भी जानते हैं, इतिहास भी जानते हैं, पत्रकारिता भी जानते हैं, वहाँ पर रह भी रहे हैं। बोलने में किसी को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी एक बार निरपेक्ष होकर अगर आप बता सकें, क्या अस्ताचलगामी है ब्रिटेन का सूर्य? देखिए, ये बात हम बचपन से सुनते आए हैं। उर्दू में इस बात को ऐसे कहा जाता था, ये वो एम्पायर है, ये वो हुक्मरान जमात है, जिसका सूरज कभी गुरूब नहीं होता। और वो लोग और हुँ। अच्छी उर्दू में बोलने के लिए, जिसका आफ़ताब कभी गुरूब नहीं होता। और सूर्यास्त, अब जैसे आपने कहा कि हुँ, इसका सूरज कभी डूबता नहीं, आम ज़बान में ही कहा जाएगा, कहा हुँ, जाता था। लेकिन आपने ये भी देखा है कि पिछले 100 साल में हुँ, कि वो जो इतिहास में जहाँ-जहाँ ब्रिटेन का कब्ज़ा था, वहाँ धीरे-धीरे करके वो सब कब्ज़ा खत्म होता चला गया। हुँ, वो सारे देश आज़ाद होते चले गए। कुछ को ब्रिटेन ने मजबूरी में दी आज़ादी, और कुछ ने ज़बरदस्ती करके छीन ली, है ना? ये कहानी है। और भारत ने 1947 में अपनी आज़ादी हासिल की इसी ब्रिटेन से। ये वही ब्रिटेन है जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी होती थी। दिलचस्प बात ये है कि ब्रिटेन वहाँ कब्ज़ा करने के लिए नहीं गया था। यहाँ की सच। जो जहाँ जो राजा है, जो किंग है, क्वीन है, उन्होंने हमला नहीं किया था। लेकिन हुँ, एक कंपनी जो दुकान चलाती थी अपनी, वो दुकान चलाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी बना के और यहाँ से कुछ मशीनरीज़ को इकट्ठा करके वहाँ पे सौदा करने के लिए गई थी। और सौदा करते-करते वो इतनी पावरफुल हो गई कि उसने अपनी वहाँ पे एक फ़ौज खड़ी कर ली। और जब फ़ौज खड़ी कर ली तकरीबन 200 साल में, तो फिर यहाँ राज जो चल रहा था, वो कहते हैं ना, मुँह में पानी आ गया उनके, ललचा गए। उन्होंने कहा कि फिर ये कंपनी को हटाओ, अब सीधे डायरेक्ट रूल करो।
और इस तरह से ब्रिटेन ने हुकूमत की। यहाँ पे मैं एक सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए एक छोटी सी बात कहूंगा कि विलियम डैलरिम्पल बहुत मशहूर राइटर हैं, और इंडिया में आधे वक्त रहते हैं, आधा ब्रिटेन में रहते हैं, और बहुत हाँ। अच्छा लिखते हैं, बहुत दिलचस्प लिखते हैं, हिस्ट्री पे बहुत लिखते हैं। तो उनका उनकी किताब है अनारकी, उसमें उन्होंने द राइज एंड फॉल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत अच्छा लिखा है। और जो हम्म। अंग्रेजी थोड़ी बहुत समझ लेते हैं उनके लिए मैं कहूंगा कि एक उनका एम्पायर नाम का एक पॉडकास्ट भी चल रहा है। और हम पॉडकास्टर लोग हैं, तो हमें दूसरे पॉडकास्ट को भी इनकरेज करना चाहिए। अंग्रेजी का आजकल माम तो में है। खूब टॉप कर हाँ, रहा है वो, बहुत सारी हाँ, उसकी किस्तें हैं जो सुनने लायक हैं। उसमें बड़े अच्छे चीजें हैं, उसमें बहुत बहुत अच्छा जिक्र किया उन्होंने सारी चीजों का कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह रही। तो ये तो रहा है इनका इतिहास के ये लगातार जवाल हो रहा है, पतन की तरफ जो है ब्रिटेन का जो शासन है वो कम हुआ है। वो- और धीरे धीरे करके हमने तो पिछले ये देखा कि बदला ब्रिटेन, यूके की जो अर्थव्यवस्था थी, कहा जाता था कि पांचवी सबसे बड़ी है, फिर पता चला कि नहीं, अब वो आईएमएफ के हिसाब से वो छठी हो गई, और भारत पांचवें पे पहुंच गया। तो ये सब हम देख रहे हैं पिछले 6-7 महीने में हुआ है। अच्छा, अच्छा, ब्रिटेन में जाहिर सी बात है वो सब कुछ हुआ है। इनका इक़्तिदार, इनकी सत्ता कम हुई है पूरी दुनिया भर में, जो इनकी इजारेदारी थी, मोनोपोली थी, वो सब कम हुआ है, तो कहीं कोई दो राय नहीं है। आखिरी बात मैं ये कहूंगा कि लेकिन नितिन, मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं 30 साल से ज्यादा इस देश में रह रहा हूं। हम्म। मैंने बहुत लोगों से सवाल किया कि ये जो डाउनफॉल है ब्रिटेन की ताकत का, सबसे ज्यादा हुआ है ये पिछले, यूं समझिए कि तकरीबन 10-12 साल में, खास तौर पे। आ, और जल्दी से बस मैं इसको यूं कहूंगा कि देखिए, अभी हमने बात की थी कि 1979 में मिसेस थैचर आती हैं, वो एक हम्म। खासी पावरफुल गवर्नमेंट देती हैं, और हम्म। 1990 में, 1990 में वो चली जाती हैं। जॉन मेजर आ जाते हैं और वो सत्ता संभाल लेते हैं। जॉन मेजर बिल्कुल हारने वाले थे, लेकिन पता नहीं कैसे नील किनक उनके मुकाबले में लेबर पार्टी के लीडर थे, लेकिन यहाँ के जो दक्षिण पंथी प्रेस है उसने एक ऐसा कैंपेन किया था, बड़ा सफल कैंपेन था, कि नील किनक जो है एन मौके पे हार गए, और 1992 में जॉन मेजर जो है जीत गए। और उसके बाद में 1997 तक, 1997 तक जॉन मेजर चलते हैं। और उसके बाद में आते हैं लेबर पार्टी, जो कि हम्म। वामपंथी समझी जाती थी, लेकिन सत्ता में वो इसलिए आती है कि वो एकदम से मध्य मार्गी हो जाती है, और बल्कि हम्म। हल्की सी दक्षिणपंथी हो जाती है, टोनी ब्लेयर के नेतृत्व में। और वो 97 से लेके 1910 तक, यानी ओ सॉरी 20, 2010 तक। मैं सेंचुरी बदल गया। तो हम्म। वो 1997 में इलेक्ट होते हैं, 19 1997 में इलेक्ट होते हैं टोनी ब्लेयर। और उसके बाद में सन 2007 तक वो चलते हैं, और फिर उन्हीं की पार्टी के गॉर्डन ब्राउन प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, और सन 2010 में लेबर पार्टी इलेक्शन हार जाती है, और आते हैं डेविड कैमरन। अब देखिए, हम्म। डेविड कैमरन के पास में मेजोरिटी नहीं है, तो इसलिए पहली बार एक लंबे अरसे में, और खास तौर पे दूसरे विश्व युद्ध के बाद एक कोएलिशन गवर्नमेंट बनती है। और कोएलिशन गवर्नमेंट में सत्ताधारी पार्टी जो लिबर ये जो कंजर्वेटिव पार्टी थी, जिसको शॉर्ट में टोरी भी कहते हैं, ये होते हैं, और लिबरल डेमोक्रेट्स होते हैं, और ये दोनों मिलके जो हैं ये गवर्नमेंट बनाते हैं, और लेबर जो है ऑपोजिशन में चली जाती है। तो डेविड कैमरन प्राइम मिनिस्टर हैं, सारी चीजें ठीक चल रही हैं। उसके बाद में एक और इलेक्शन जीतते हैं, और डेविड कैमरन जो है वो, कहीं उनको ऐसा लगता है कि शायद वो पॉपुलर हैं और वो कई चीजें अपने हिसाब से कर लेंगे, और उनसे एक ऐतिहासिक गलती होती है, मेरे हिसाब से ऐतिहासिक गलती है, जिसमें कि वो 2016 में ब्रेक्सिट के लिए रेफरेंडम करा देते हैं, कि हम्म। मतलब आपको यूरोप में रहना है नहीं रहना है। और यूं समझ लीजिए कि अब मैं ये कह रहा हूं कि ये जो डाउनफॉल है, या जो पतन है, या जो एक स्पीड से ब्रिटेन एकदम से नीचे 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 धंसता चला जा रहा है अपनी समस्याओं में, ये शुरू होता है ब्रेक्सिट में, जो रेफरेंडम होता है सन 2016 में, जिसमें इस देश की जनता ये फैसला करती है कि हमको यूरोपियन यूनियन में नहीं रहना है। हम एक बिल्कुल आजाद देश की तरह उसी उन्हीं परंपराओं के साथ रहेंगे जिसका अभी मैंने पहले जिक्र किया। हमारे वही महारानी होंगी, और हमारे वही राजा होंगे, हमारे वही जो नॉर्म्स हैं, तरीके हैं, और हमारा वही पाउंड होगा। और हमको किसी के साथ में मिलके ऐसा गठबंधन नहीं बनाना जैसे कि यूरोपियन यूनियन का था। इसलिए कि इनका ये कहना था कि हमारी जो सॉवरेनिटी है वो खत्म हो जाती है, इसलिए कि हम्म। करेंसी किसी और की, पॉलिसीज कोई और डिसाइड करेगा, हमारे मुल्क में क्या
ह्यूमन राइट्स होंगे या किस तरह का काम होगा, ये दूसरे मुल्क, ये ब्रसल्स में डिसाइड होगा। इन्होंने कहा नहीं। और उसके बाद से फिर इतना झगड़ा शुरू होता है सारी पार्टियों में, एक टोटल कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए कि जो सत्ताधारी पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी, उसमें दो खेमे हैं, एक है प्रो ब्रेक्सिट और एक है रिमेन, यानी कि जो यूरोपियन यूनियन में रहना चाहता था। अब आते हैं लेबर पार्टी की तरफ, जो विपक्ष की पार्टी है, उसमें भी दो कैंप हैं, जो यूरोप में रहना चाहता है, जो यूरोप से बाहर रहना चाहता है। मतलब सारी पार्टियों में ये हाल हुआ, तो मतलब ये हुआ कि हर पार्टी के अंदर दो गुट हो गए, और वो आपस में लड़ रहे हैं। और लड़ते लड़ते क्या हुआ कि जो एक राजनीति की मर्यादा थी, या जिन चीजों पे ये देश गर्व करता था, वो धीरे धीरे करके बिल्कुल ही नीचे की तरफ जाने लगी। और फिर आपने देखा कि ऐसी तेजी से सत्ता बदलती है कि जो डेविड कैमरन जाते हैं और उसके बाद में टेरेसा मे प्राइम मिनिस्टर बन जाती हैं। टेरेसा मे की फिर एकदम से टंग खींची जाती है, उनको हटाया जाता है। बोरिस जॉनसन आते हैं। बोरिस जॉनसन बड़ा अच्छा इलेक्शन लड़ते हैं, तकरीबन 80 मेंबर्स के हिसाब से उनकी वो एक मेजोरिटी आ जाती है, तकरीबन 357 के आसपास उनके मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एकदम से आ जाते हैं, खूब बहुमत मिलता है उनको। और उसके बाद में सोचिए उनकी टांग घसीटी जाती है, और वो आपने अभी इसी साल देखा कि किस तरह से उनको एक कहते हैं ना, बहुत ही जलील करके कुर्सी हाँ। से उतारा गया। और उसके बाद में फिर वो लीडरशिप का कैंपेन हुआ, फिर उसमें लिस्ट ट्रस्ट आ जाती हैं, और फिर लिस्ट ट्रस्ट जो है तकरीबन 30-35 दिन के बाद में उनकी छुट्टी हो जाती है। अब ऋषि सुनक का मामला है। तो ये जो पूरा पतन है, ज्यादातर यहाँ पे लोग इस बात से सहमत हैं कि ये ब्रेक्सिट की जो राजनीति आई, और उसके बाद जो पार्टियों में विभाजन हुआ तरह तरह की विचारधारा का, कि यूं समझिए कि एक परिवार दो हिस्सों में बट गया। अब हम्म। मैं इशारा नहीं कहूंगा किसी देश की तरफ, लेकिन ये कि आप जानते हैं बहुत बार ऐसा हुआ है कि मतलब भारत में भी किसी हद तक ये है कि व्हाट्सएप ग्रुप जिनके फैमिली के लोग हैं, उनमें अगर आप देखेंगे तो कोई जो है वो उदारवादी है, कोई थोड़ा सा वामपंथी हो गया, कोई बिनतहा दक्षिणपंथी हो गया, है ना। और इसी तरह से हिंदू मुस्लिम डिवाइड में भी जो आप भारत में किस हद तक देखते हैं कि मतलब बहुत ही लोग एक्सट्रीम्स पे हैं। मतलब उस रिकॉन्सिलिएशन की कोई बात नहीं करता, रिकॉन्सिलिएशन की बात हम्म। करते हैं तो उसको लोग हकारत की नजर से एक तरफ। सुलह की बात करने वाले को तो कमज़ोर समझा ही जाता है, और आज तो दौर ऐसा है कि कहीं भी हो ऐसा व्यक्ति उसे कमज़ोरी माना जाता है। हाँ। पर मैं इसमें एक हस्तक्षेप कर रहा था। आपने जो बात कही कि एक्सट्रीम पर भी लोग जाते हैं, इसके पहले आप ये भी कह रहे थे कि वो चीज़ें जिन पर इस मुल्क को गर्व हुआ करता था वो अब नहीं रहीं। क्या वहाँ भी उस तरह के लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमें स्वर्णिम काल वापस लाना है? क्योंकि मैं सुन रहा था कि किसी स्टडी में, अब स्टडी का नाम याद नहीं, कि 43% ब्रिटिशर्स को लगता है कि जब हम कॉलोनी बना रहे थे और दुनिया को सभ्य कर रहे थे, बना रहे थे सभ्य, तो वो ठीक था, वो सही था। तो आपकी मुलाकात भी कई बार ऐसे लोगों से होती है क्या? अंदर मतलब आप जब सुनते हैं तो आपको कुछ कुलबुलाहट, खलबलाहट महसूस होती है क्या? कोई ऐसा किस्सा कहानी हुआ जब किसी ने आपको बताया हो कि भाई आप लोगों को सभ्य हमने बनाया? हाँ, एक बात बड़ी दिलचस्प है जो मैंने देखी है। मैं दुनिया भर में थोड़ा बहुत तो मैंने मतलब ट्रैवल किया है, घूमा फिरा हूँ, और सिस्टम्स भी देखे हैं, किस तरह से तंत्र चलता है किसी भी देश का, व्यवस्था का। उसमें बड़ी एक दिलचस्प बात यह है जो कॉमन है सारे ही देशों में, चाहे भारत हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, ब्रिटेन हो। वो ये है कि जब सत्ता में आने के लिए एक ख्वाब दिखाया जाता है जनता को कि हम कभी महान थे, हम्म। बहुत महान थे, और आज देखिए हमारा क्या हाल हो गया। मतलब हर देश जो है वो हमेशा यही कहता है। और दूसरा उसका निशाना होता है कि जो अल्पसंख्यक हैं, हम्म। माइनॉरिटीज, और माइनॉरिटीज में तरह तरह के लोग हैं, रेस के आधार पे आते हैं, मिसाल के तौर पे काले गोरे का फर्क आ जाता है। हम्म। फिर उस बात पे आ जाता है कि साहब कौन इस देश में पैदा हुआ, कौन दूसरे देश से आया। फिर अप्रवासी, इमिग्रेंट आए चले जा रहे हैं। यूरोप में, अमेरिका में भी इस बात पे बहुत जबरदस्त बहस होती है कि जो इमिग्रेंट से आए चले जा रहे हैं, यूरोप का कहना है भाई हम छोटे छोटे देश हैं, और अगर हम सब हमारे आ जाएंगे तो फिर इस देश का क्या होगा। ब्रिटेन में लगातार इस बात पे बहस होती है। इलेक्शंस में बहुत बार हर पार्टी को बहुत सोच समझ के एक स्टैंड लेना होता है कि इमिग्रेंट्स को बहुत ज्यादा आप सपोर्ट नहीं कर सकते। तो देश को सपने दिखाए जाते हैं राजनीति द्वारा, राजनीतिज्ञों द्वारा, कि हम बहुत कभी महान थे, हम फिर वैसे ही महान बन जाएंगे। मतलब टेक बैक कंट्रोल्स इस देश में ब्रेक्सिट के दौरान नारा दिया गया था
कि ये देश जो है, इसकी जो सत्ता है, इसकी जो लगाम है, वो यूरोप में ब्रसल्स में चली गई है, अब हम वापस लाएंगे वापस और चलेगी। ये इस देश को वैसे ही महान बनाएंगे जैसे कभी था। और हम्म। होता ये है कि आप वैसा महान नहीं बना पाते, बल्कि और गटर में नीचे काफी हद तक उसको गिरा जाते हैं, इसलिए हम्म। कि वो सिर्फ एक नारा था और आम आदमी उस नारे में बहुत ज्यादा फंस जाता है। तो इस देश में एग्जैक्टली यही हुआ है पिछले 8-10 साल में, कि बार बार ये कहा जाता है कि हम इस देश को महान बनाएंगे और सारी चीजें वैसी करेंगे जैसे हम करना चाहते थे, हमारी सॉवरेंटी अपनी होगी, हम किसी दूसरे के आगे घुटने नहीं टेकेंगे, और आखिरी बात ये कि हम अपनी सीमाओं को सुरक्षित करेंगे। वही सीमाओं को बहुत बार बार लालच दिया जाता है आम आदमी को। आज जिसके पास में खाने को मतलब रोटी नहीं है, जिसके पास रोजगार नहीं है, उसको अचानक सीमाओं का बड़ा ख्याल आ जाता है कि नहीं, सीमाओं पे कोई समझौता नहीं होगा। कोई पूछेगा भाई तुम अपना अपनी फिक्र करो, सीमा के चक्कर में कहाँ पड़ रहे हो। तो बार बार ये सारी चीजें दिखाई जाती हैं दुनिया भर में, ज्यादातर जगहों पे। इस देश में भी एग्जैक्टली यही हुआ है और यही वजह है कि डिबेट पिछले 4-5 साल में जो इकोनॉमी थी वहां से हटके ब्रेक्सिट और इस देश को महान बनाने में एक तरह से लग गई। और आज भी डिबेट इस बात पे होती है कि जो ब्रेक्सिट चाहते थे, और ब्रेक्सिट तो हो गया, यूरोपियन यूनियन से निकल गए, लेकिन आज भी वो ये चाहते हैं कि नहीं, हमें मतलब इमिग्रेंट्स को रोकना है और किसी तरह से इस देश को महान बनाना है, जो कि आसान काम नहीं है। हम्म। तो मैं वही पूछ रहा था कि आपका तो वहाँ के लोगों से आमना सामना होता रहता है, कभी कोई इस तरह का एनकाउंटर हुआ हो? क्योंकि हिंदुस्तानी ये जानने में बड़ा दिलचस्पी रखते हैं कि अब ब्रिटेन क्या सोचता है, अब अंग्रेज किस तरह से सोचते हैं अपने अतीत को। हम जैसे सोचते हैं वो तो आपको पता ही है। मैंने तो बता दिया आपको, वो सब्ज बाग दिखाए जाते हैं जिसमें कि हम्म। लोग उन दिनों की याद करते हैं, जैसे भारत में कहा जाता है कि भारत कभी सोने की चिड़िया था, है ना। तो वो अब कोई ये कहता है कि नहीं, वो कब था। लोग कहते हैं मुगलों के आने से पहले सोने की चिड़िया था, या मुसलमानों के आने से पहले सोने की चिड़िया था, या बाद में हो गया। फिर इतिहासकार कुछ और कहते हैं, इतिहासकार ये कहते हैं कि नहीं, ये जो मुगलों के जमाने में जो एक तरह से सबसे समृद्ध देश थे दुनिया में, उनमें भारत का नाम आता था। तो आप किस दृष्टिकोण से, किस राजनीति से, किस तरह का ऐनक लगा के देखते हैं, वैसी चीजें नजर आती हैं। इस देश में भी मुझसे बहुत लोग ऐसे टकराए हैं जो वाकई ये कहते हैं कि एक जमाने में देखो ऐसा होता था। अब ये तो नॉस्टैल्जिया है, इसके बारे में तो किसी हद तक बात भी सही है कि हाँ, हम और आप भी कहते हैं यार, गाने हमारे जमाने में कितने अच्छे आते थे, अब देखो मतलब हम्म। गाने का मेयार ही खराब हो गया। ये तो बहस चलती रहती है। लेकिन यहाँ पे हाँ, इसमें बिल्कुल दो राय नहीं है, क्योंकि भाई इसमें इनका एम्पायर इतना बड़ा था, तो सही। यहाँ एक आम नागरिक जो है उसके दिमाग में ख्याल तो आता है कि कहाँ थे और हम कहाँ पहुंच गए। कहाँ आ गए? और कहते हैं वो इस बात को। अच्छा, उसमें पॉलिटिशियन में सिर्फ ये कह रहा हूं कि उनको अब बहला देता है, बरगला देता है। वो कहता है कि देखो हम इसलिए आ गए यहाँ पे क्योंकि ये काले, ये ब्राउन, ये इंडियन, ये पाकिस्तानी, ये कैरिबियन, ये अफ्रीकन, ये लोग यहाँ चले चले आ रहे, ये मुसलमान, ये वगैरह वगैरह, इस तरह से वो इनको खौफ दिलाता है, डराता नहीं, है तो कि। अपनी इस उदारता पर अफसोस है क्या एक आम ब्रिटिश नागरिक को अब? तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये कुछ पॉलिटिशियन इस चीज पे डराते हैं, है ना। लेकिन और आम आदमी थोड़ा बहुत डरता भी है, इसलिए कि शुरू में लगा था वाकई कि जैसे मिसाल के तौर पे जब यहाँ के दरवाजे खोले गए, खास तौर पे यूरोपियन यूनियन में, तो ईस्ट यूरोपियंस बहुत सारे आए यहाँ पे। पोलैंड से बहुत सारे लोग आए, रोमानिया से बहुत सारे लोग आए, और भी ईस्ट यूरोप के काफी लोग यहाँ पे आके बस गए। और तकरीबन 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन के आसपास में ये तादाद होने लगी। तो यहाँ पे एकदम से भगदड़ मची कि भाई ये बाहर के लोग आए चले जा रहे हैं। तो है ये कि ये चिंता हुई। और उसके बाद में मजे की बात ये है, आज की स्थिति में आप कह रहे थे कि ये होता क्या है, कि इस देश में अगर इमिग्रेंट ना हो तो ये देश 2 इंच आगे नहीं चल सकता। चले ना। आज भी इस देश की इंडस्ट्री, कॉरपोरेट बार बार ये कह रही है कि यहाँ जॉब्स हैं, काम करने वाले नहीं है। यानी मिसाल के तौर पे प्लम्बर्स हैं, होटल इंडस्ट्री में काम करने वाले ज्यादातर ईस्ट यूरोपियंस ने ये काम संभाल रखा है। और अगर फर्ज कीजिए वो रातों रात इस देश से गायब हो जाते हैं, तो ये देश एकदम से चक्का जाम हो जाएगा, रुक जाएगा। तो कहानी है ये कि आपको अर्थव्यवस्था के लिए, इस देश को चलाने के लिए बाहर से लोग चाहिए। इस देश में, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एनएचएस, नेशनल हेल्थ सर्विस, हम्म। इस पर इस देश को बड़ा नाज है कि इस देश की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो बहुत जबरदस्त है, बड़ी कामयाब है, और है भी कई मानों में बड़ी अच्छी व्यवस्था है। लेकिन उसमें तकरीबन 40%
जो कंसल्टेंट्स और डॉक्टर्स हैं वो हमारे एशियाई मूल के हैं। मतलब ये कि हमारे भारतीय मूल के डॉक्टर हैं, पाकिस्तानी मूल के उसमें डॉक्टर हैं, नर्सें हैं, चीजें हैं, ये लोग हैं, सोचिए एनएचएस। अब उसमें से अगर आप वो 40% कंसल्टेंट डॉक्टर्स को निकाल देंगे यहाँ की नेशनल हेल्थ सर्विस से, तो इस हेल्थ सर्विस में क्या बचेगा? ये देश किस लेवल पे चलेगा? तो मतलब ये है कि पॉलिटिशियन नारा फेंक देता है, ठीक है, उसको तो और लोग लपक भी लेते हैं, लेकिन जब वास्तविकता पे आते हैं, यथार्थवादी होने की कोशिश करते हैं, तो आपको लगता है कि नहीं, आप इमिग्रेंट्स को निकाल नहीं सकते इस देश की हम्म। व्यवस्था से। आप जो और खास तौर पे जिनका जबरदस्त कंट्रीब्यूशन है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, और यही वजह है कि जो ऋषि सुनक हैं, उनकी जो राइज है, उनका जिस तरह से वो उन्होंने कामयाब हासिल की है, वो भी इसी तरफ इशारा करती है कि वो जगह जगह अब एशियन एलिमेंट है। एशियन कहते हैं हम लोग यहाँ पे, लेकिन इंडिया में लोग एकदम से ये कह देते हैं कि वो भारतीय मूल के और पाकिस्तानी मूल के, लेकिन ज्यादातर यूं कह सकते हैं कि जो दक्षिण एशियाई मूल के जो ज्यादातर लोग हैं, वो यहाँ खासे पावरफुल हैं, इंडस्ट्री में भी छाए हुए हैं और राजनीति में भी छाए हुए हैं, और आज उनको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बाहर करना आसान नहीं है। ये हम्म। भी हकीकत है। और दूसरी तरफ ये भी हकीकत है कि हमारे ही लोग, यानी मिसाल के तौर पे प्रीति पटेल यहाँ की होम सेक्रेटरी थी, और हाँ। बेनतहा दक्षिणपंथी उनकी सोच थी। उन्होंने कहा कि इमिग्रेंट्स को घुसने नहीं देंगे, और तरह तरह की उन्होंने सख्तियां और शुरू हाल की। फिलहाल सुएला का नाम भी उसमें ही शामिल और हो गया। हाल फिलहाल सुलैब ब्रेवरमैन, जो किसी न किसी तरह से भारतीय मूल की हैं, जिनके माँ बाप का संबंध, और उन्होंने ऐसी बात कही कि देखिए, भारतीय तो आ जाते हैं तो एक बार टिक जाते हैं, तो फिर जाने का नाम नहीं लेते। तो अच्छा, क्या ये एक प्रिविलेज्ड क्लास का रेटोरिक है? मतलब मुझे मिल गया, उसके बाद मैं ऐसी ही बातें कहूंगा। ये वही जैसी वो वाली कह रहे बात हैं। है कि वो जो हमारे यहाँ कहते हैं ना कि एक बार आप उसमें ट्रेन में सवार हो गए हैं तो पहले आपको कोई चढ़ने नहीं दे रहा था, लेकिन जब आप चढ़ गए हैं तो अब आप दूसरों को चढ़ने नहीं दे रहे हैं। अब आपको बुरे लग एक रहे हैं लोग। अब आप बुरे लग रहे हैं। तो एग्जैक्टली यही है कि आप सोचिए कि जैसे एक छोटी सी बात में समझ लीजिए कि ऋषि सुनक है, इनके परिवार के लोग, हम्म। ये ईस्ट अफ्रीका से आए थे, और हम्म। ईस्ट अफ्रीका भी कौन लेके गया था? अंग्रेज इनको लेके गए थे, है ना, हम्म। भारत से। और जो आज पाकिस्तान है या बांग्लादेश है, ये एक ही देश था, गिरमिटिया थे, हाँ। है ना, यहाँ यहाँ से। तो किसी को वो वहां पे काले लोगों पे थोड़ा सा अंकुश चलाने के लिए ले गए थे। कुछ इसलिए ले गए थे कि स्किल थे, उनके पास में स्किल्स नहीं थी। कुछ इसलिए ले गए थे कि इनके पास में तरह तरह के बीज थे, ये काश्तकारी नई नई चीजें उगा सकते थे, चाय उगा सकते थे, बहरहाल। तो उस तरह से तो यूनी ऋषि सुनक के परिवार के लोग वहां गए, उसमें कोई तंजानिया गया, कोई कीनिया गया, उसके बाद में फिर ये यहाँ पे आए, हम्म। ब्रिटेन में आए, ब्रिटेन में आके उन्होंने अपना हिसाब किताब बनाया। इसी तरह से लाखों ऐसे लोग हैं एशियाई मूल के और भारतीय मूल के, जो 1970 के दशक में ईस्ट अफ्रीका से यहाँ इंग्लैंड लाए गए, इसलिए कि वहां पे जो रिजीम्स थे, जब वो आजाद हो गए ब्रिटिश कंट्रोल से और वहां पे सरकार बन गई, उनको उन्होंने फिर ये कहा कि ये क्या कर रहे हैं वहां पे। मतलब आप गौर करें कि मतलब उन्होंने अफ्रीकन ने ये कहा कि भाई ये क्या, और काफी लोगों ने कहा कि ये उनका ये इल्जाम था कि भारतीय रेसिस्ट होते हैं, जातिवादी होते हैं। खैर बहरहाल, तो ईदी अमीन ने उनको वहां से युगांडा से बाहर निकाला, निकाला। और भी जगहों से निकाल के फिर वो इंग्लैंड में आए, और यहाँ हम्म। पे बसे। और बसने के बाद में आज वो यहाँ तक पहुंच गए। तो कोई सुएला ब्रेवरमैन से पूछे, मैं सवाल मेरा ये है, और या हम्म। कोई ऋषि सुनक से या प्रीति पटेल से पूछे कि भाई आपके जो माँ बाप, आपके दादा परदादा, वो किस रास्ते से आए थे, है ना, और कैसे उन्होंने इस मुल्क में आके धीरे धीरे करके अपनी जड़ों को मजबूत किया, और आप आज जिस मुकाम पे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि नितिन ठाकुर के जो रिश्तेदार हैं वो ना आ पाए, इसलिए अब कि वो ना है। ये अच्छा, मामला है। एक आजकल मुझे बड़ी खबरें वहाँ से मिलती हैं। पहले तो हम ये सुनते थे कि भाई भारत पाकिस्तान में जो है काफ़ी एक दूसरे के प्रति गुस्सा है, लेकिन जब यही भारतीय और पाकिस्तानी कहीं बाहर मिलते हैं तो प्रिफर भी करते हैं एक्चुअली कि साथ रह लेते हैं, चलिए रूममेट हो जाते हैं, फ्लैटमेट हो जाते हैं, क्योंकि खाना पीना भाषा एक जैसी है। लेकिन अभी तो लंदन से और इनफैक्ट कई अलग अलग हिस्सों से अच्छी खबरें नहीं आती इस हिसाब से। भारत पाकिस्तान के लोग स्टेडियम्स में भी भिड़ते हैं, और अब तो सड़कों पर भी भिड़ते हैं, और मैच हो जाए अगर तो ये बहाने भी मिल जाते हैं। तो इसकी चिंता भी वहाँ लंदन के भी लोग करते हैं क्या, कि अलग अलग तरह के लोग जो अलग अलग कल्चर से आए थे
वो यहाँ घुल मिल कर रहते थे, अपने काम धंधे करते थे, लेकिन अब वहाँ पर डिस्टर्बेंसेस होने लगे हैं उनके बीच में, जिससे आई एम श्योर कि लंदन का लॉ एंड ऑर्डर भी थोड़ा सा चिंता रखता होगा इस मामले में कि यार ये तो यहाँ भी लड़ रहे हैं। ये बहुत अच्छा सवाल किया है आपने नितिन। यहाँ ये बहुत भारी चिंता है, और ख़ास तौर पे जो दक्षिण एशिया से आने वाले लोग हैं जो यहाँ रहते हैं और इस देश के नागरिक हैं। इसलिए कि बदनसीबी की बात यह है कि वो अपने यहाँ से अपनी अपनी राजनीति के छोटे छोटे हिस्से लेकर आए हैं। यानी मिसाल के तौर पे पाकिस्तान से जो आने वाले लोग में एक बड़ी तादाद में, यहाँ पे क्या हुआ था पिछले 60-70 साल में, मीरपुर नाम की जगह है, बहुत बड़ी तादाद में लोग मीरपुर से आए। ब्रैडफोर्ड पाकिस्तान में, से। लीड्स में, आसपास में बसे हुए। पाकिस्तान ज्यादा बड़ी तादाद उनकी थी। इसी तरह से फिर बाद में अब यूं समझ लीजिए कि तकरीबन एक 5 लाख के आसपास यहाँ पे बांग्लादेश से आने वाले लोग बाग हैं। ठीक है। और तकरीबन 11 लाख के आसपास पाकिस्तान से आने वाले लोग बाग हैं। और तकरीबन 14-15 लाख के आसपास भारतीय मूल के लोग हैं। भारतीय मूल तो यूं कहना चाहिए, मतलब इंडिया से। इसलिए कि भारतीय इंडिया मूल से। तो वो भी भारतीय मूल, अब बड़ा कंफ्यूजन होता है कि भाई जो पाकिस्तानी है पाकिस्तानी वो और भी बांग्लादेशी भारतीय भी मूल है। भारतीय मूल है। वो भी भारतीय मूल था कभी, लेकिन ये कि अब वो कुछ और हो गया। हम्म। तो मतलब ये हुआ कि ये लोग वहां से यहाँ पे आए। और आने के बाद में धीरे धीरे करके, खास तौर पे ये हुआ कि शुरू में ये सब लोग मिल के, इनकी यूनियंस एक होती थी, हम्म। इनके इनके इश्यूज एक से होते थे। और इश्यूज इनके क्या थे कि इनके साथ भेदभाव होता था। इनको होता था हमें किराए पे मकान चाहिए, मतलब हमारी खाल को देख के हम हमको ना कर दिया जाए। हमको नौकरियां चाहिए, हमको इज्जत चाहिए, पुलिस हमें रोके ना, इसलिए कि क्योंकि हमारा रंग ऐसा है। तो ज्यादातर इनके कॉमन इश्यूज होते थे। इनकी ट्रेड यूनियंस थी और बड़ी मजबूत थी। सब लोग एक साथ वोट डालते थे आमतौर पे। यानी साउथ एशिया से आने वाले लोगों का जो एन ब्लॉक वोटिंग होती थी, वो आमतौर पे एक साथ होती थी, और वो ज्यादातर लेबर पार्टी को होती थी, जो कि लेफ्ट ऑफ द सेंटर मानी जाती थी। लेकिन वो सारी चीजें बदल गई हैं। अब बदल ये गई हैं कि मिसाल के तौर पर मीरपुर से आने वाले लोग पाकिस्तान से, वो आजाद कश्मीर का बीच बीच में झंडा फहराते रहते हैं। आजाद कश्मीर होना चाहिए, कश्मीर को इसमें मिलना चाहिए, जो इंडियन कश्मीर को पाकिस्तान में मिलने, पाकिस्तानी, मतलब वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें चलती रहती हैं उनकी। और उसी तरह से भारत से जो आने वाले लोग थे, और उनमें खास तौर पे जो पिछले कुछ सालों में जो एक मूवमेंट चला था, खास तौर पे अयोध्या की मैं बात करूंगा, इसलिए कि कहा यह जाता है कि यहाँ से बाकायदगी से सोने की ईंटें गई थी मंदिर निर्माण के लिए। इतना बड़ा मूवमेंट चला था, और लोगों ने बड़ी मात्रा में, तादाद में यहाँ से चंदा भी दिया था। और उसके बाद में वो सारी चीजें चलती रही। तो मतलब ये हुआ कि वहां पे जो दलित लोगों की राजनीति है वो भी यहाँ पे आई। वहां पे तमिलों और जो सिंगला कम्युनिटी के बीच एक किसी तरह की दरार थी, उस पे यहाँ पे काफी जल से जुलूस हुए। खालिस्तानी अ, भी आई। खालिस्तानी भी आए, उन्होंने फिर तरह तरह की। तो अब ये है कि जो भारत में जो इश्यूज जिनसे आप रोज स्ट्रगल करते हैं, वो थोड़े थोड़े यहाँ भारतीय मूल के समाज में भी हैं, पाकिस्तानी मूल के समाज में भी हैं। और उसकी वजह से एक रिफ्ट पैदा हो रहा है। जैसे कि लेस्टर में आपने सुना था कि तकरीबन वो हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी दो तरह के लोग थे जिनमें दंगा हुआ, लेकिन ये आमतौर पर उसको हिंदू मुस्लिम दंगे की शक्ल में भी देखा गया, इस तरह से भी देखा गया। तो क्योंकि यहाँ पे ये रिफ्ट ऐसा होता नहीं था कभी, ऐसा कभी देखने में नहीं आया, लेकिन अब वो धीरे धीरे करके साफ नजर आने लगा है। और भी कई शहर हैं जहाँ पे ये टेंशन धीरे धीरे करके बिल्डअप हो रहा है, जिसमें कि जो इंडियन कम्युनिटीज में भी मैं कहूंगा कि जो यूं समझिए एक हार्डकोर हिंदूवादी है, वो एक अलग उसने कुछ अपना बनाया हुआ है सिस्टम यहाँ पे। इसके बाद में फिर एक लिबरल हिंदू है, उसकी उससे प्रॉब्लम है, जो हार्डकोर वाला है। तो मैं ये कहूंगा कि वो जैसे आप समझिए कि इंडिया में भी एक लिबरल लेवल पे और इस पे एक टेंशन है, वो यहाँ पे भी अब दिखाई देती है भारतीय समुदाय के लोगों में। जबकि पहले आमतौर पे भारतीय समुदाय के जो लोग थे, उनके इश्यूज तकरीबन एक से थे। तो एक तो मेरा आप का जो सवाल था उसमें एक जवाब ये है। दूसरा, एक आपने पहले कुछ कहा था सवाल, और बीच में भी कहीं ऐसा इशारा आया था, हम किस नजर से देखते हैं इस बात को, कि जैसे कि क्रिकेट में यहाँ हमारे खिलाड़ी नजर आते हैं, यानी भारतीय मूल के, पाकिस्तानी मूल के, और ऋषि सुनक आए हैं। एक तो यह है कि आप हम पे हंस लीजिए, मजाक उड़ा लीजिए हम पे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं इस देश का हिस्सा हूँ। मैं यहाँ इस देश में रहता हूँ, सीधी सी बात है। मतलब हम जो रहने वाले हैं, जिनको आप एनआरआई भी कह सकते हैं, आप हंस लीजिए, मतलब सॉरी, आप गोरों पे हंस लीजिए, हम पे नहीं हंस लीजिए, आप गोरों पे हंस लीजिए कि क्या
कि बताइए इनके 11 खिलाड़ी हैं, 11 खिलाड़ी में तो 2 अफ्रीकन मूल के हैं, एक हाँ। कैरिबिया का है, एक पाकिस्तानी मूल का है, एक 3 भारतीय मूल के हैं। मैं इस देश को बहुत इस चीज को बड़ी पॉजिटिव शक्ल में देखता हूँ। ये है, मुझे लगता है कि आज की जो पॉडकास्ट है उसमें मेरे हिसाब से जो मेरा एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है इस डिबेट को जनरेट करने में, वो ये है जो अब मैं कहने जा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि या तो आप इस देश पे हंस लीजिए, मजाक उड़ा लीजिए गोरे का, कि गोरा लुट गया, गोरा पिट गया, गोरे का सूरज गुरूब हो गया। ठीक है? हम्म। क्यों? क्योंकि उसने ऋषि सुनक को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। क्यों? हम्म। क्योंकि उसकी जो 11 लोगों की जो 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 टीम थी क्रिकेट की, और उसमें पता चला इतने भारतीय, इतने फलाने, और तुम्हारे पास में उसमें अपने खिलाड़ी नासिर नहीं। हुसैन, मोंटी पनेसर और ये सब खेल रहे हाँ, हैं। हाँ, मोंटी पनेसर वगैरह सारे सब खेल रहे हैं, सोचिए। हम्म। तो आप मुझसे तो मजाक उड़ाइए। हम्म। मैं उसको ऐसे नहीं देखता। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इस देश में 30 साल से रहता हूँ, मैं उसको इस देश की डाइवर्सिटी की शक्ल में देखता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि इस देश में हमने बड़ी खामियां गिनाई हैं, मैंने गिनाई हैं, लेकिन ये हम्म। इस देश की डाइवर्सिटी की सबसे बड़ी खूबी ये भी है कि अब धीरे धीरे करके ये चीजें मेन स्ट्रीम में आ गई हैं कि हम्म। ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। पता चला इससे पहले जो बोरिस जॉनसन की कैबिनेट थी उसमें साजिद जावेद थे, बिल्कुल। उसमें ऋषि सुनक थे, उसमें आलोक शर्मा थे, है ना, उसमें प्रीति पटेल थी, एक लंबी लिस्ट थी, सुहेला ब्रेवरमैन थी। मतलब भारतीय मूल के, पाकिस्तानी मूल के कितने सारे लोग थे, और ये सबसे ज्यादा डाइवर्स कैबिनेट थी इस देश के इतिहास में। तो अब आप हाँ। भारत में रह के या तो हंसिए इस बात पे कि अब तुमसे सरकार नहीं चलाई जाती तो तुम काले पीले लेकिन ऊधे लोगों को ले आए हो। नहीं, लेकिन ठीक है, दूसरी तरफ डाइवर्सिटी है, क्रिकेट की टीम में, फुटबॉल की टीम में काले होनी भी खेलते हैं यहाँ चाहिए। पे। और बल्कि मैं बताऊं, बहुत बार मैं जब फुटबॉल के मैचेस देखता हूँ, बहुत कुछ ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं, वहां पे हम्म। आपको एक काला नहीं मिलेगा। सच है। लेकिन ये कि जर्मनी होगी तो उसमें आपको काले मिलेंगे, जो 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 लिबरल डेमोक्रेसीज हैं। स्पेन हम्म। की टीम में आपको काले मिलेंगे, यूके की टीम को देखिए काले मिलेंगे। तो मैं इसको एक इस देश की बहुत बड़ी ताकत की शक्ल में देखता हूँ। इस देश में बड़ी खामियां हैं, सारी चीजें हैं, ठीक। लेकिन डाइवर्सिटी इस देश में बहुत अच्छी तरह से आ रही है। लेकिन सर, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने ब्रिटेन के लिए कही। फिर भी मैं ये कहूँगा कि हमने अपने आधुनिक समाज के कुछ मूल्य फ्रांस से लिए, चाहे वहाँ की क्रांति हुई हो, और बाद में ब्रिटेन उनका जो है प्रतिनिधि बना, कि वो लोकतंत्र लेकर आया, वो हम्म। उदारवाद लेकर आया। मगर अभी एकदम से ब्रिटेन फर्स्ट की भावना हावी तो दिखती है। आप ये एक तरफ कह रहे हैं कि भाई सुहेला भी हैं, अब आप देखिए ऋषि सुनक भी हैं, तो एक तरफ ये इसका बड़ा चमकीला पहलू है कि ब्रिटेन ने उदारवाद को देखिए बिल्कुल हम्म। लागू करके दिखाया। लेकिन दूसरी तरफ जिन चेहरों के नाम आप मुझे गिना रहे हैं, यही ठीक इन मूल्यों के शत्रु नजर आने लगे हैं। अभी हाल फिलहाल तो अब इनके बयान इंडिया में भी खूब चलते हैं। तो हम्म। ब्रिटेन फर्स्ट गोरों से अपेक्षित तो था, लेकिन ये जो नाम आप लगातार गिना रहे हैं, इसमें एक भी ऐसा नाम नहीं है जो उन मूल्यों का सच्चा प्रतिनिधि नजर आता हो हाल फिलहाल। उल्टा लग रहा है अब तो मुझे। वो देखिए, अपनी अपनी राजनीति की बात होती है। मैं बताऊं, जैसे हम्म। कि जो लेबर पार्टी है, उसमें लोग इस तरह की बातें नहीं करते। हम्म। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लेबर पार्टी में लोग दक्षिणपंथी नहीं होते, हम्म। या इमिग्रेंट से नफरत नहीं करते। लेबर हम्म। पार्टी में भी अपना एक कोटा है। तो वो किसी हद तक आपकी बात ठीक है कि यहाँ पे इस बात पे डिबेट हुई कि भाई प्रीति पटेल और ऋषि सुनक या सुहेल ब्रेवरमैन, ये हम्म। बड़े राइट विंग लोग हैं, है ना, पार्टी हम्म। के अंदर। इस देश हम्म। में भी राइट विंग है और पार्टी के अंदर भी राइट विंग है। मजे की बात हम्म। ये है हम्म। कि जिनको इस बात पे गर्व है कि हम कंजर्वेटिव जैसी दक्षिणपंथी पार्टी में भी हाँ। फार फार और दक्षिणपंथी है फार। और दक्षिणपंथी उसको रिप्रेजेंट हाँ। करते हैं। जोले हम्म। ब्रेवरमैन तो इसी बात पे गर्व करती हैं, प्रीति पटेल इस बात पे गर्व करती थी। तो एक तो ये है। लेकिन दूसरी तरफ फिर ये है कि आप ये देखें कि ये मुझे, नितिन, ये मेरा अधिकार नहीं है ना, ये आपका अधिकार है कि हम्म। आप मिसाल के तौर पे आप मुझसे ये सवाल करें कि आप किस हम्म। तरह के मुसलमान हैं, मैं आपसे कहूँ हम्म। आप किस तरह के हिंदू हैं। हम्म। आप तो बहुत ही मतलब, हम्म। है ना, सरकारी टाइप के हिंदू हैं, या आप हम्म। सरकारी टाइप के मुसलमान हैं। या हम्म। मिसाल के तौर पे जैसे कांग्रेस में जब लोग होते थे तो लोग उनको हम्म। एक जमाने में, अब तो सिचुएशन बदल गई है, लेकिन उनको, मुसलमान को कहते हैं सरकारी मुसलमान। सरकारी मुसलमान है, इसका तो कोई धर्म नहीं है, तो जो सरकार कहेगी उसमें कहेगा। हम्म। इस पे ये बहुत ही इस पे कभी एक आध घंटे का पॉडकास्ट करिएगा और उसमें ये होगा कि ये अधिकार किसी और का नहीं है।
मतलब ये कि मैं आपकी इंटेग्रिटी को चैलेंज नहीं कर सकता कि साहब हम्म, आप भारतीय नहीं है, मूल के नहीं है, या आप डाइवर्स नहीं है। मिसाल के तौर पे ऋषि सुनक है, शोले ब्रेवरमैन है, मैं उस रूप में देखूंगा कि बाकी दुनिया उनको किस रूप में देखती है। बाकी दुनिया हम्म, उनको उनके खाल के रंग के हिसाब से देखती है, वो कहाँ से आए हैं उस हिसाब से देखती है। तो उस हम्म। हिसाब से उनका यहाँ तक आना मेरे हिसाब से अपने आप में एक अचीवमेंट है, एक अचीवमेंट बिल्कुल है। लेकिन अचीवमेंट है। मैं उनके विचारों से सहमत नहीं हूं। आपने जैसे हम्म, मुझे टाइट स्पॉट हम्म, में उस वक्त रख दिया, मैं हम्म, एक अपना पत्ता खोल देता हूँ। मैं हम्म, जब से इस मुल्क में आया हूं, मैंने कभी कंजर्वेटिव पार्टी को वोट नहीं दिया। मैं हम्म, टोरी पार्टी का समर्थक रहा ही नहीं कभी। हम्म, मैं हमेशा से लेबर को सपोर्ट करता हूँ, और कभी लेबर से मुझ में गुस्सा आ गया तो मैंने लिब डेम्स को सपोर्ट कर दिया। ठीक है, ये हाँ, मेरी राजनीति का हिस्सा है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि हम्म, कंजर्वेटिव पार्टी ने फिर भी एथनिक माइनॉरिटीज के नाम पे, डाइवर्सिटी के नाम पे बड़ा अच्छा काम किया है पिछले 10-12 साल में। और ये बहुत अच्छी बात है कि चाहे वो साजिद जावेद आए, ऋषि सुनक आए, प्रीति पटेल आए, लेकिन बहरहाल ये कम से कम नाम, चेहरे तो आ रहे हैं, है ना। लोगों को इस बात से फेमिलियरिटी हो रही है, इस मुल्क के गोरे को, ठीक है, हम्म। कि भाई ये अब इनको एक्सेप्ट करना सीखो। ठीक है, अब वो भले ही राइट विंग हो या लेफ्ट विंग हो, पर तो ये एक सर अच्छा डेवलपमेंट है। देखिए, जब हमारे यहाँ बहस चलती है, मतलब भारत में बहस चलती है, और आप तो उस बहस को खूब अच्छे से समझते हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है कि इस मुल्क ने अल्पसंख्यकों को कुर्सी तक तो पहुँचाया, लेकिन उन अल्पसंख्यकों ने भी, या जिसमें आप दलित भी गिन सकते हैं, वंचित वर्ग के उन लोगों ने भी अपने वर्गों को, यानी उन वर्गों को जिनको शायद ज़्यादा तवज्जो की या ज़्यादा सुविधाओं की ज़रूरत थी, उन्हें कोई ख़ास फ़ायदा नहीं पहुंचाया, बल्कि ये भी उसी भाषा में बात करते हैं जिस भाषा में इनसे पहले के लोग करते रहे, जिनको हटाना था। तो अगर सुएला, ऋषि और तमाम लोग वही बात कह रहे हों जो गोरे कहते रहे, तो भारत इन्हें कैसे देखें? क्या हम यही माने कि गोरों ने काले बैठा दिए? लेकिन बात तो वही है, ज़बान अपनी दे दी। आप इसको यूं समझ लीजिए, देखिए कि आप मैं देखिए कि समझने के लिए हाथ से ही पूछ रहा हूँ, मैं मैं मुश्किल बिल्कुल, मैं तो सवाल आपसे, नहीं। मैं तो और 10 सवाल खड़े कर देता हूँ। आप बिल्कुल सही सवाल कर रहे हैं। हुँ, मिसाल के हुँ, तौर पे भारत में जो बाहर जो शरणार्थी है, उनके आने पे क्या मामला है कि हुँ, कोई बाहर से आ सकता है? तो कौन आ सकता है? एक खास धर्म के लोग आ सकते हैं, लेकिन ये कि दूसरे धर्म का नहीं आ सकता है। अब ये तो सीएनआर से। बड़े हुँ, मानव अधिकारों के हवाले से बड़े सीरियस सवाल आते हैं। दूसरी बात ये कि कितने आ सकते हैं, या फिर ये कि एक बार फिर से जनगणना कराइए। एक पिछले 30-40 साल से एक ही डिबेट चली आ रही थी कि दिल्ली में बांग्लादेशी बहुत हैं, और हुँ, प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा एक पॉलिटिशियन होते थे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हो गए वीके थे। मल्होत्रा बीजेपी। हुँ, जी 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 जी। तो वो उनकी तो पॉलिटिक्स ही इस बात पे चलती थी कि वो हर साल 1.5 साल के बाद में एक वो बैनर लेके आ जाते थे दिल्ली में। मैं तो पुराना दिल्ली वाला आदमी हूँ, कि हाँ, ये बांग्लादेशियों को निकालो, बस वो होता था दिखाने के लिए। वो निकालने उकालने की कभी नौबत नहीं आती थी। पर मैं ये कह रहा हूँ कि ये अपने आप में एक राजनीति का हिस्सा होता है कि एक बोगी खड़ी कर दी आपने। इसी तरह से जैसे यहाँ पे भी ये सारी चीजें चलती आती हैं। तो अल्टीमेटली डाइवर्सिटी इस लेवल पे ही देखी जाती है कि बाकी सारी पार्टियों में किस तरह का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। मैं ये कह रहा हुँ, हूँ टोरी पार्टी को छोड़ दीजिए। आपने कहा कि ये तो धुर दक्षिणपंथी हैं। ठीक है, मगर ये कि भाई वो हैं तो क्या मैं, मुझे इस बात का अधिकार है मैं ये कहूँ कि ये भारतीय मूल के नहीं है? भारतीय मूल के तो हैं। भारतीय क्या मूल के तो मुझे हैं। ये क्या मुझे इस बात का अधिकार है कि मैं कहूँ कि हिंदू मूल के नहीं है? नहीं, हिंदू मूल के तो हैं, है ना। हैं। तो मैं उनको जज नहीं कर सकता। मैं सिर्फ ये देख सकता हूँ कि गोरे की नजर से वो इंडियन है, गोरी की नजर से वो हिंदू हैं, गोरी की नजर हुँ, से वो पाकिस्तानी है, गोरी की नजर से मुसलमान हैं। एक हुँ, छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे ऐड करता चलता हूँ, जिसमें हुँ, आपको लोगों को मजा आएगा। कि हुँ, यहाँ दादा भाई नौरोजी का नाम बहुत लोगों ने सुना होगा। समझा जाता है कि वो हुँ, इस देश के, ब्रिटेन के पहले तो नहीं, दूसरे भारतीय मूल के सांसद थे। ठीक है, अच्छा, और दादा भाई नौरोजी का जमाना था 1895 का, जी हाँ, 1895 भारतीय की बात। राजनीति के पितामह कहे गए। जी जी जी, उस जमाने में। हुँ, अच्छा, बिल्कुल। मुझे एक और सवाल आप लिख लीजिए, याद दिलाइएगा, मैं उसका जवाब आपको बहुत इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश ठीक करूंगा। है, और वो ठीक ये है। है कि पहले जो भारतीय मूल के थे वो कौन थे। वो हुँ, इसलिए कि उनका नाम लोग भूल जाते हैं, और उन पे मैं कम से अच्छा, कम 3 घंटे का भाषण दे सकता हूँ। और वाह! वो फैसिनेटिंग कैरेक्टर, मुझे याद दिलाइएगा। खैर, तो मैं ये कह रहा था कि 1895 में सोचिए दादा भाई नौरोजी जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं। फिर आते हैं अब हम सन 1987 में, हुँ, 1987 में 4 एथनिक माइनॉरिटीज के लोग यहाँ एमपीज इलेक्ट होते हैं। ठीक है, हुँ, तादाद इतने लंबे वक्त के हुँ, में इतना कम डेवलपमेंट हुआ, सिर्फ 4, सोचिए उसके बाद हुँ, से।
और उसमें एक हमारे भारतीय मूल के आते हैं, कीथ वास, उनका संबंध गोवा से था, लेस्टर से हमेशा इलेक्शन लड़ते थे और मिनिस्टर वगैरह भी बने और बड़े जबरदस्त धाकड़ एमपी थे। एक जमाने में उनके बारे में जब मैं यहाँ लंदन आया था, किस्सा मशहूर था कि उनका रेखा जो एक्ट्रेस थी उनके साथ में अफेयर चल रहा है। बहरहाल तो साथ में कहीं घूमते हुए पाए गए थे। तो ये कहानी है 1987 की, ठीक है। जी। अब आते हैं 2010, चीजें बदलनी शुरू हो जाती हैं। 2019 यानी कि जो इलेक्शन हुआ है बोरिस जॉनसन जिसमें जीत कर आते हैं, इसमें 65 यानी कि 65 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट होते हैं जो एथनिक माइनॉरिटीज के हैं। कहां एक से हम बात कर रहे थे, 65। और ये कितना रिप्रेजेंटेशन है? 10% रिप्रेजेंटेशन हमारा हो गया जो एथनिक माइनॉरिटीज है इस देश में, यानी कि जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं इस देश में, यूनाइटेड किंगडम में, उनकी तकरीबन वो है तकरीबन 14% के आसपास। 14% तक अभी हम नहीं पहुंचे हैं इस देश में, 10 तक पहुंच गए हैं, 65। 93 हमें मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट चाहिए अगली पार्लियामेंट में, तो हमारा टोटल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। नॉट बैड, तेजी से हम बढ़ रहे हैं। अब क्या है उसमें, ये कुछ जो एमपीज हैं वो लेबर से आएंगे, कुछ ऋषि सुनक वगैरह इधर से आएंगे सत्ताधारी पार्टी से। तो मैं इसको एक बड़े पॉजिटिव ट्रेंड की शक्ल में देखता हूँ। मुझे लगता है कि चीजें हो रही हैं। और माफ कीजिएगा, हमारे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जो भी जिस तरह की राजनीति से उससे बहुत बेहतर हो रही है। ये तो जैसे एक कौन कपिल मना कर देव, सकता है अभी। एक कपिल देव हिंदू लीडर है पाकिस्तान के। हाँ, आ, सिंध में। हाँ, सिंध में बहुत अच्छा, और वो ट्विटर पे बड़े एक्टिव हैं, उर्दू में बहुत ट्वीट्स वगैरह लगाते हैं, वो मैं पढ़ता रहता हूँ। उन्होंने ये सवाल कर लिया फौरन जिस दिन ऋषि सुनक को कि क्या कभी पाकिस्तान में एक हिंदू देश का प्रधानमंत्री बन इधर भी सकता हो गया सवाल, इधर भी है? बहुत सारे सवाल उठे। मुझे पता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया भर में लोगों ने ये सवाल तो करना शुरू किया ना कि अच्छा, और ये सवाल अब हालांकि लोग तरह तरह से उसका जवाब देते हैं, और ये सवाल हर जगह मानी बदल देता है। जैसे मैंने कहा कपिल देव की मैंने बात की, मैंने भारत की बात ही नहीं की। न, कि मुझे पता वो था ये आप कर नहीं रहे, मैंने जानबूझ के जोड़ा। कि भाई क्या पाकिस्तान में एक हिंदू प्रधानमंत्री बन सकता है? इसी नहीं तरह सर, तो मैं, मुश्किल सवाल तो सबके टेस्ट में आने ही चाहिए, भारत भी हो हाँ जाए। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये डिबेट कम से कम जनरेट हुई इस देश में ऋषि सुनक के प्राइम मिनिस्टर बनने पे, और दुनिया भर में इस बात पे डिबेट है कि हाँ, एथनिक माइनॉरिटीज जो आपके देश में हैं उनके अधिकार हैं। इमिग्रेंट्स आते हैं और जो मजबूरी में आ रहे हैं, जो अपने यहाँ वापस देश नहीं जा सकते, उनको रहने दो। उन मतलब वो थोड़ा तमीज तहजीब सीखो। सिविलाइज्ड दुनिया की नॉर्म ये है, ये एक थोड़ा बहुत मैसेज जाता है, तो ये इसका सकारात्मक मेरे हिसाब से संदेश है, जो अच्छी बात है। जी, हमारे जो सवाल पेंडिंग रह गए उस तरफ बढ़ूंगा, फिर एक दो सवाल और। पहला, आप इसका भी जवाब देना चाह रहे थे, और आजकल ना हाँ बड़ा मौजू हो गया है सवाल, ये हाँ एक्सप्लेनर बनने लगे हैं हाँ कि ये भाई साहब यूनाइटेड किंगडम क्या है, और फिर ये हाँ ब्रिटेन क्या है, और इंग्लैंड क्या है, और ग्रेट ब्रिटेन क्या है, ये क्या है हाँ। चारों। अच्छा देखिए, यूं समझ लीजिए कि एक जमाने में ब्रिटेन होता था, हम्म, और उसमें ये होता था कि जो स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, ठीक है। और फिर उसके बाद में ग्रेट ब्रिटेन को लोग इस शक्ल में देखते थे कि नॉर्दर्न आयरलैंड भी उसका हिस्सा बन गया, हम्म, ठीक है। और एक जमाने में ये भी था कि जो ग्रेट ब्रिटेन है, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जो उसमें ये देश आ जाते हैं। देश मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक तरह से आप इनको प्रांत समझ सकते हैं, प्रोविंसेस समझ सकते हैं, लेकिन अब यहाँ डिवोल्यूशन ऑफ पावर हो गया है। हम्म, सत्ता जो है वो साझेदारी में होती है क्षेत्रीय स्तर पर। तो मतलब ये है कि स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, इनमें सबसे बड़ा इंग्लैंड है, सीधी सी हम्म, बात है। तो ये ग्रेट ब्रिटेन है। जब उसमें आयरलैंड जोड़ देते हैं तो ये यूनाइटेड किंगडम हो जाता है। हम्म। तो मतलब ये हुआ कि आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड की बात कर रहे हैं, सॉरी, नॉर्दर्न इसलिए कि आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड आयरलैंड नहीं एक, जी, सदर्न आयरलैंड है, सदर्न आयरलैंड एक अलग देश है। वो अलग अच्छा, देश है। तो ये तो पूरे मतलब एक तरह से आइलैंड है। ये जो यूके में सिर्फ नॉर्दर्न आयरलैंड से हमारा रिश्ता ये बनता है कि नॉर्दर्न आयरलैंड से लैंड लॉक्ड, मतलब जो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है वो जुड़ जाता है, हम्म, ठीक है ना। वरना ये चारों तरफ पानी ही है इस देश में। पानी है। तो ये है यूनाइटेड किंगडम के, उसमें ये सब शामिल हैं, जिसमें कि नॉर्दर्न आयरलैंड है, इंग्लैंड है, वेल्स है, स्कॉटलैंड है, तब कहीं जाके यूनाइटेड किंगडम है। लेकिन अगर आप मुझसे मिलने आते हैं लंदन में और कह देते हैं कि मैं लंदन जा रहा हूँ, विच इज फाइन। आप कहते हैं इंग्लैंड जा रहा हूँ, ठीक है, इसलिए कि लंदन जो है वो देश की राजधानी तो है,
लेकिन इंग्लैंड की कैपिटल भी है। और इसी तरह से एडम्बरा है वो स्कॉटलैंड की कैपिटल है, कार्डिफ हम्म। है वो वेल्स की कैपिटल है, हम्म। बेलफास्ट है वो नॉर्दर्न आयरलैंड की कैपिटल है। तो यूं हम्म। ये छोटे छोटे से फर्क आ जाते हैं। तो ये तो पेंडिंग सवाल का जवाब हो गया। ये है। दूसरे पेंडिंग सवाल का जवाब मांगूंगा, पर एक मुझे बात पूछनी है आपसे। जब हम्म। आपने अभी भौगोलिक नक्शा खींचा तो मुझे याद आया, हम्म। कितना अदना सा देश है इंग्लैंड। आप ही मुझे संक्षेप में बता दीजिए, क्या चाबी थी अंग्रेजों के पास कि दुनिया पर राज कर गए? ये तो है। क्या दिमाग है। छोटा सा देश, छोटी सी आबादी। आपको क्या बिल्कुल लगता बिल्कुल। है, इतने साल आप वहां पर रहे, इनके पास क्या खास है? इनके पास देखिए कुछ चीजें, मैंने वही बात कही कि एक महारानी की जो मौत होती है उसके बाद में उस कवरेज को देख लीजिए। इनके पास में प्लानिंग है। ये कमाल के लोग हैं। अब लोग ये पूछते थे ये कैसे हो रहा है। हम्म। देखिए आप मतलब ये इस पे विश्वास नहीं होगा कि पिछले तकरीबन 25-30 साल से बीबीसी में बाकायदगी से इस बात की रेकी होती रही है कि जब मोनार्की में किसी की डेथ होगी और वो भी क्वीन के लेवल पे, क्वीन ही थी है ना, तो क्या होगा। तो उसके लिए बाकायदगी से साल में और महीनों में मीटिंग्स का हिस्सा होता है जिसमें अपडेट की जाती हैं ऑबिचुरीज, जिसमें इंट्रोडक्शंस लोगों के, फिल्में, इंट्रोडक्टरी फिल्में हैं, सारी चीजें। और उसके बाद में प्रोटोकॉल डिसाइड होता है कि वहां पे कौन खड़ा होगा और कहाँ से लाइन बनेगी, कहाँ से लोग जाएंगे, कहाँ से निकलेंगे, और कहाँ किस तरह की सर्विस होगी, और जो है वो कौन किस तरह के कपड़े पहनेगा, वगैरह वगैरह। मैं ये सोचिए इसके लिए बाकायदे से प्रोटोकॉल लिखा हुआ है और उस पे उसको रिव्यू किया जाता है। ठीक है। तो इस देश की प्लानिंग, मतलब मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं बीबीसी हिंदी टेलीविजन करने के लिए भारत में था 1996 और 1997 के दौरान। तो ये वो वक्त था जब भारत के 50 साल आजादी के मनाए जा रहे थे। और उसमें उसी दौरान में वो गाना आया था 1997 में वो माँ तुझे सलाम, ए आर रहमान। ए आर रहमान का गाना था। और बीबीसी की प्लानिंग ऐसी थी कि पिछले 2 साल से वो प्लान कर रहा था, बीबीसी के सारे प्रोग्राम तैयार थे। और भारत में सरकारें जो हैं वो जरा कमजोर खस्ता हालत में थी, आई के हाँ, गुजराल साहब और देवे बिल्कुल। गौड़ा साहब उससे पहले, है ना। तो हम्म। यूं समझ लिए कि कोई प्लान नहीं था भारत में कि 50 साल कैसे मनाएंगे आप। अचानक हफ्ता 10 दिन पहले भारतीय सरकार के अंदर पूरी मशीनरी जागृत हुई और कहा कि ये 50वीं वर्षगांठ सर पे आ गई है, तो क्या करो। तो उसमें वो ए आर रहमान को बुलाया, उन्होंने यहाँ पे जलसा जुलूस करा दिया, कुछ फला। मतलब जैसे कहते हैं ना कि भगदड़ में जैसे तंबू गाड़ के अब जल्दी कुछ से तो, शादी करनी हाँ, कुछ तो है ना। करना ही है। अच्छा, अब यूं समझ लिए वो हमारा, हम देसी लोगों का मिजाज है, भारतीय लोगों का हम्म। मिजाज है थोड़ा सा भगदड़ में, जल्दबाजी में, हर चीज में। मैं आपसे कहूं कि ये बताओ यार नितिन, आपने सन 2025 में क्या प्लान बनाया कहाँ जाने का? आप कहेंगे मुझे मुझे कल का प्लान नहीं पता, मैं 2025 का क्या प्लान करूंगा। लेकिन आप एक हम्म। एवरेज अंग्रेज से बात करेंगे तो अच्छा। हमारी जब जो कुछ अंग्रेजों से दो बात होती है तो वो कहते हैं भाई आई एम बिजी दिस ईयर, व्हाट वी कैन डू दैट मे बी नेक्स्ट ईयर इन जून वी कुड मीट, यू नो। तो मतलब ये बाप रे। अगले साल जून में मुलाकात होगी। अब बहुत हाँ, माइन्यूट। हम नहीं कर पाते। तो अंग्रेज का बुनियादी तौर पे मिजाज है प्लानिंग का और थोड़ा सा सोचने का। दूसरी बात ये कि यहाँ की संस्थाएं मजबूत हैं। और मैं अच्छी बात ये कह रहा हूँ, टचवुड, मतलब मुझे अच्छा लगता है ये कि इस देश में संस्थाएं, कि भले ही ये पिछले दिनों नौटंकी हो रही है ऋषि सुनक की फलाने हम्म। की, लेकिन जो देश का जो 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 सिस्टम है वो, उसमें कहीं कोई कमी नहीं आई। वो चल रहा यानी है। हाँ, वो बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से चल रहा है। हम्म। बैंक ऑफ इंग्लैंड जो इंडिपेंडेंट है, उसको जहां इंटरवीन करना था देशी अर्थव्यवस्था को उसने बचाने के लिए, किया। उसने कर गया। और सरकार देखती रह गई। मतलब सरकार तो हाँ। बर्बाद कर देती, बर्बाद हो जाती। लेकिन ये कि वो एकदम से सोचिए, वो इंटरवीन किया, आजाद है, उसने अपने अधिकार को निभाया। पुलिस आमतौर पे इंडिपेंडेंट है, प्रोसिक्यूशन सर्विसेज ज्यादातर यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, जस्टिस सिस्टम जो है वो खासा इंडिपेंडेंट है। तो मैं कहता हूँ कि ये सारी चीजें हमें देखने की भी हैं और हमारे हमारे सीखने के लिए भी हैं। आपने सीखने कहा की कि भी। ये क्यों क्यों इन्होंने ऐसा कर लिया। मैं समझता हूँ लगातार एक बड़ी चीज ये है कि ये आगे तक इनकी नजर जाती है। अब जाती है नहीं जाती है मैं नहीं कह सकता, ये ब्रेक्सिट वगैरह के बाद से। लेकिन अगर आप अंग्रेज को समझना है तो इतना जरूर समझिए कि ये आने वाले 50 साल की बात आज सोचने की कोशिश करते हैं या करते थे एक जमाने में। यही वजह है कि इन्होंने वो बहुत सारी चीजों को मुमकिन करके दिखाया। और आज भी यहाँ इंग्लैंड में प्लानिंग वगैरह के हिसाब से, जो मैं बार बार मिसाल देता हूँ कि महारानी के हम्म। फ्यूनरल का टेलीविजन कवरेज देख लीजिए, तो आप ये कहेंगे भाई ये क्या चक्कर है, मतलब ये क्या, मतलब लगातार 1 साल से प्रैक्टिस हो रही थी इसकी, इसलिए कितना परफेक्ट था। ठीक है ना। तो ये एक मिजाज है अंग्रेज का।
एक चलती टिप्पणी चाहूँगा, फिर अपने उस सवाल पर, एंडी वाले पर आऊँगा। क्या इंग्लैंड की हालिया लीडरशिप में आप ऐसी कोई कमज़ोरी पाते हैं जिस वजह से आपने अभी ये भी कहा तुरंत फुरत में कि ब्रेग्जिट वाले प्लानिंग और उस सब का तो अभी हाल फिलहाल तो पता नहीं, पहले तो प्लान करते थे, क्या अब ये लीडरशिप प्लानिंग में कमज़ोर है? अब तो हर चीज में कमजोर है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। मतलब इस बात को जो अंग्रेज हैं वो भी मानते हैं, गोरे हैं वो भी मानते हैं, और सभी एक इस तरह का ख्याल है। खास तौर पे मैंने कहा ना, जैसे ब्रेक्सिट के बाद से इस देश की राजनीति जो है वो धंसती चली जा रही है, नीचे ही नीचे जा रही है। और वो बात बिल्कुल नहीं रही है। नॉस्टैल्जिया की बात नहीं कर रहा मैं कि हाँ हमारे जमाने में ऐसा होता था, लेकिन हाँ चीजें खराब हुई हैं, और चीजें बेइंतहा खराब हुई हैं। और इंस्टीट्यूशंस कब तक बचे रहेंगे अभी कह नहीं सकते। इसीलिए इस देश को एक बहुत सुचारू व्यवस्था की जरूरत है, जो राजनीतिक भी हो, जो अर्थव्यवस्था के आधार पे भी ठीक ठाक चल सके। ये देश बहुत ही नाजुक स्थिति में है इस वक्त, जो यूनाइटेड किंगडम है, इसलिए कि यहाँ तरह तरह की चुनौतियों को सामना। मैं तो अंदरूनी चुनौतियां मतलब दो चार आपके सामने रख देता हूँ। एक तो क्या है कि अ, अर्थव्यवस्था ने बहुत परेशान किया हुआ है, जो तकरीबन कम से कम साल 2 साल तो सिर्फ एक थोड़ा सा गर्दन ऊपर उठाने में लग जाएंगे। इसके अलावा फिर इनके यूरोप के साथ में जो रिलेशंस हैं वो अभी डिसाइड नहीं हुए ढंग से। ब्रेक्सिट तो हो गया, लेकिन ये कि उसके बाद से अभी जैसे ये नहीं हुआ कि जब हम जाएंगे वहाँ स्पेन तो हम वीजा लेंगे या नहीं लेंगे, अभी तक तो है। लेकिन ये कि जल्दी ये खत्म होने वाला है सिस्टम, तो फिर ट्रेड कैसा होगा सारे देशों के साथ में अलग अलग, वो सारी चीजें बिल्कुल अभी रिजॉल्व नहीं हुई हैं। तो बहुत सारे इनके इश्यूज रिजॉल्व होने हैं। नॉर्दर्न आयरलैंड जिसको यूनाइटेड किंगडम अपना अभिन्न अंग मानता है, तो सोचिए उस, और आपको बताया कि भारत में कौन किसको अभिन्न मानता है। हाँ, मैं और बोलने वाला था, सुनी सुनी सी बात लग रही है। सुनी सुनी सी बात लग रही है। तो वो जो है वो उसमें ट्रेड का मामला है। इसलिए कि भाई यहाँ से जब माल जाता है नॉर्दर्न आयरलैंड में, तो वो ब्रिटेन का माल जाता है। लेकिन वहाँ एक परंपरा यहाँ चली आ रही है कि नॉर्दर्न आयरलैंड में और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में बॉर्डर जो है खुला हुआ है, मतलब वहाँ पासपोर्ट चेक नहीं होता। तो मतलब ये कि वो माल फिर रिपब्लिक में पहुंच गया, तो उसका मतलब वो ईयू में पहुंच गया, तो उसका फिर टैक्स लगना चाहिए। वही यूरोप हो गया। उस पे कह रहा है कि भाई ये तो कानून बदलिए। अच्छा, अगर ये इन्होंने मान लिया, ये कह, अगर फर्ज करो इन्होंने बॉर्डर बना दिया, मतलब नॉर्दर्न आयरलैंड और ब्रिटेन के बीच में, तो टेक्निकली इनका कब्जा नॉर्दर्न आयरलैंड पे खत्म हो गया, मतलब यूं समझिए। या इन्होंने उसको एक अलग देश मान लिया। अलग तो देश मान लिया। तो इनके लिए वो भारी समस्या। तो मैं कह रहा हूँ ये बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत भारी इश्यूज हैं जो इनके कॉम्प्लेक्स है सामने चुनौती की शक्ल में आगे हैं। वो। अपना पेंडिंग सवाल पूछ लेता हूँ और फिर 3-4 लोगों के सवाल लूंगा छोटे छोटे। हम्म। आप पहले भारतीय की बात कर रहे थे जो वहां जी पर जी जी संसद में चुनकर आए थे। जी। देखिए एक साहब होते थे डेविड ऑक्टरलोनी, डेविड ऑक्टरलोनी, ठीक है। अच्छा, अभी तो कुछ समझ में नहीं आएगा ये नाम कहने के बाद में, बहुत सारे लोग सोचेंगे होंगे तो होंगे। ये जो है इनको कहा जाता है कि ये एंग्लो इंडियन मूल के थे। अच्छा। मतलब ये कि आधा खून इनमें भारत का भी था, और आधा खून जो है वो यहाँ का था, ठीक है। ब्रितानी। तो ये पहले बने थे, यानी कि ये जो दादा भाई नौरोजी हैं उनसे पहले बने थे। ये तकरीबन 1892 में ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, और करप्शन पे इन पे भारी इल्जाम लगे और ये हटा दिए गए, और फिर दादा भाई नौरोजी आते। तो ये तो हुआ पहले, और दूसरे जो प्राइम मिनिस्टर भारतीय मूल के जो बने हैं। अच्छा, ये कौन थे? ये जो है, आपने बेगम समरू का नाम सुना है? बिल्कुल, सरधना से। सरदना से। सरदना तकरीबन 70-80 किलोमीटर दूर है भारत की राजधानी दिल्ली से। दिल्ली से। और मेरठ, मेरठ के पास में बिल्कुल। बिल्कुल, अलीगढ़ मेरठ ये सारे पास में है। मैं तो जा हम्म, चुका हूँ सिर्फ देखने, बेगम समरू का पैलेस देखने के लिए मैं गया मैंने था भी वहां पे। देखा है वो महल, आप देखा है वो गिरजा, देखा है। आपने ये खबर भी सुनी होगी कि उस पे बेगम समरू पे एक फिल्म बन रही है, तिग्मांशु बिल्कुल। धूलिया बना रहे हैं। आपने ये फिल्म भी बन सुना रही, होगा किताब भी है। बेगम समरू का रोल कौन करेगा? वो हाँ, रोल कौन करेगा? करीना कपूर का नाम आया था अरे अरे। कि करीना कपूर बेगम समरू का रोल करेंगी। अब वाह। बेगम समरू, ये जो डेविड ऑक्टरलानी साहब हैं, ये बेगम समरू के एक तरह से उन्होंने इनको बेटा मान लिया ओहो। था। ये कहानी है ये कि एक एक लग्जमबर्ग जो कि ब्रसल्स वगैरह का, इसका सॉरी बेल्जियम का हिस्सा है, जी। वहां से एक मर्सिनरी आए थे। ये वही ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने की बातें हैं। हम्म। गोरे आए थे,
लड़ने के लिए आए थे, ठीक है। उनका नाम था वॉल्टर राइनहार्ड सोम्ब्रे, SOMBRE। तो सोम्ब्रे। सोम्ब्रे से वो हो गया समरू बाद में चल के। उनको लोग हाँ। उनको लोग समरू भी बोलते हैं। वो जो सोम्ब्रे साहब आए थे, वो राइनहार्ड साहब आए थे, वो इश्क में, अच्छा उनके पास एक छोटी सी उन्होंने फौज बना ली थी, लड़ाकू थे। और कहीं चांदनी चौक में उनकी आंख लड़ी जेबुन्निसा नाम की एक लड़की से। बिल्कुल। और वो चौदह जो पंद्रह नर्तकी तेरह थी पेशे तेरह से उस चौदह वक्त। साल की रक्कासा, हम्म। हाँ, नृत्यांगना। हाँ। और वो आगे चल के बेगम समरू कहलाई। और वो बिल्कुल। इश्क में गिरफ्तार हुए, और उसके बाद में, और सब मतलब बेगम समरू ने, वो जेबुन नसा बेगम समरू कहलाई, और उन्होंने उनसे हथियार चलाना सीखा राइनहार्ड साहब से। और फिर जब राइनहार्ड साहब इस दुनिया से चले गए, तो उन्होंने उनकी जो फौज रह गई थी मर्सिनरी, जो दिहाड़ी के मजदूर थे एक तरह से, हम्म। उनकी लीडरशिप संभाल ली। और हाँ। लीडरशिप इस हद तक संभाल ली कि मुगलों की लड़ाई चल रही थी यहाँ पे दिल्ली में, सिखों के खिलाफ भी हुई थी, और भी कुछ इश्यूज चल रहे थे वहां पे, ये बहादुर शाह जफर से और उनसे पहले की बात है। तो वो लड़ने के लिए आए यहाँ पे। अच्छा, खैर बहरहाल उनके पास बेइंतहा पैसा था, और हम्म। उनके बारे में कहा जाता है कि दुनिया की पहली कैथोलिक रूलर औरत बिल्कुल, क्योंकि ईसाई इस हो गई थी। ईसाई हो गई थी। और सरदना जो है वो एक प्रिंसिपैलिटी था, एक तरह से देश था हाँ। अपने आप में। वाह। और इसमें अलीगढ़, बदायूं और वगैरह, मेरठ, बहुत सारी चीजें आती थी भाई। दिल्ली के आदि हिस्से जो है वो सरदना में सोचिए आते थे, सरधना ठीक आज है। धूल खा रहा है। अच्छा, बिन था पैसा था। और उसमें जब डेविड ऑक्टरलनी साहब यहाँ पे आते हैं, सोचिए वो, अच्छा ये उनके, बेगम समरू की कोई औलाद नहीं थी, लेकिन ये रायनाड साहब ने तो इश्क फरमाया ना और लोगों से। हम्म। तो उनसे बहरहाल जो भी उस कनेक्शन से जो भी उनके वो बेटा हुआ, और जो औलाद थी उसके जो ऑफ स्प्रिंग, जो ऑफ शूट हैं, वो डेविड ऑक्टरलनी साहब थे। और डेविड हम्म। ऑक्टरलनी साहब, कहा जाता है कि जब लंदन में, इंग्लैंड में आते हैं, तो शायद ये यूरोप के रिचेस्ट आदमी कहलाते हैं। वाह। और इंग्लैंड के तो ये सबसे धनवान आदमी थे, इसलिए कि ये माल लेके आए थे। आपके सिर्फ सरदने का माल जो है, इनको पूरे यूरोप में और इंग्लैंड में, ये कहानी किस्से हैं, थोड़ा सा सच है, और थोड़ा सा शायद इसमें किस्सा गोई भी है। तो ये डेविड ऑक्टरलनी साहब थे, जो यहाँ पे आके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, और जिनका वाह। बेगम समरू, जो बेगम समरू इनकी माँ की तरह से थी, यूं समझ लीजिए। ये है बिल्कुल। भारत का कनेक्शन। अरे गजब। बेगम समरू के बारे में तो थोड़ा बहुत जानता था, लेकिन ये आपने नया पहलू निकाला, और अब मेरे और पास जो किताब है उनसे जुड़ी वो पढ़ूंगा हाँ, जाके दोबारा और आज। मैं लोगों से ये जरूर कहूंगा कि सरदना जरूर जाएं। मैं तो जा चुका अरे हूँ, वाह, और बहुत मुझे बढ़िया। बहुत मजा आया। हाँ। इनफैक्ट मेरा जो अगला सवाल है, विपिन धनखड़ ने भेजा है। उन्होंने हाँ। सरधना इलाके में खूब पत्रकारिता की है। क्या बात है। उन्हीं का सवाल है हाँ। कि इंग्लैंड की राजनीति में मीडिया कहाँ खड़ा है, क्या वो निष्पक्ष है? सुना है जॉनसन के जाने में मीडिया की भी भूमिका रही है। अपने मूल को लेकर वहाँ के लोग क्या सोचते हैं? बहुत से भारतीयों की तरह वो भी इतराते हैं क्या? तो ये दो सवाल हो गए उनके। आप संक्षेप में जवाब मैं दे मैं सकते हैं। मैं इसका संक्षेप में जवाब दे देता हूँ। यहाँ पे देखिए, मीडिया आमतौर पे दो धड़ों में है। एक हम्म। है दक्षिणपंथी मीडिया, और एक है वामपंथी, या मतलब लेफ्ट फ्रॉम द सेंटर, मतलब जो मध्य मार्गों से थोड़ा सा बाएं, थोड़ा सा दाएं, मतलब यूं समझ लीजिए। तो हम्म। उसमें क्या होता है कि जैसे कि यहाँ का टेलीग्राफ अखबार है, डेली टेलीग्राफ, ये टोरी पेपर माना जाता है, कंजर्वेटिव माना जाता है, मतलब दक्षिणपंथी माना जाता है। इसी तरह से जो रूपर्ट मर्डॉक के अखबार हैं, वो राइट विंग अखबार कहलाते हैं। गार्डियन है, लेफ्ट ऑफ द सेंटर है। मिरर है, लेफ्ट ऑफ द सेंटर है। तो यूं प्रेस जो है, मीडिया है, ज्यादातर जो चीजें हैं वो दो हिस्सों में है। बीबीसी न्यूट्रल है, और हम्म। ईमानदारी की बात मैं कहूंगा कि न्यूट्रल है। ये और बात है कि आपको शक होगा कि नहीं यार, ये लेफ्ट विंग है। यानी यहाँ आपको, यहाँ क्या शक जाहिर किया जाता है बीबीसी पे, इसको नोट करके हम्म। शायद आपको भी हंसी आएगी। यहाँ ये समझा जाता है कि बीबीसी लेफ्ट विंग है, और बीबीसी पे पिछले 50 साल से इस देश हम्म। में इल्जाम लगता है कि ये पहले भी लेफ्ट विंग थी, आज भी लेफ्ट विंग है। भारत में लोग समझते हैं कि ये तो वही कुछ और चीज है, बहुत ही सरकारी दक्षिणपंथी। पैसों पर चलता है। हाँ, तो ये है मीडिया का मामला। बोरिस हम्म। जॉनसन के मामले में ये होता है कि टोरी पार्टी के जो भी सपोर्टर्स हैं, ज्यादातर प्रेस जो है वो कंजर्वेटिव है, मतलब हम्म। दक्षिणपंथी मीडिया है, इसमें कहीं दो ओके। राय नहीं है। लेकिन वो ज्यादातर कंजर्वेटिव पार्टी को सपोर्ट करते हैं आमतौर पर, मतलब अच्छा। 90%। बहुत मौकों पे उन्होंने हमेशा कंजर्वेटिव पार्टी को सपोर्ट किया है। टोनी ब्लेयर के मामले में थोड़ा सा बदल गए थे, क्योंकि टोनी ब्लेयर जो है वो ऑलमोस्ट राइट विंग टाइप के पॉलिटिशियन हो गए थे। टोनी ब्लेयर की बात मैं कर रहा हूँ, जो लेबर पार्टी के प्राइम जो मिनिस्टर थे, लेबर पार्टी के नेता थे। 1997 में इलेक्ट होके आए और सन 2007 तक चले। और उसके तो ये वो वक्त था
लेकिन ज्यादातर जो प्रेस है राइट विंग, वो हम्म, कंजर्वेटिव पार्टी को सपोर्ट करती है। बोरिस हम्म, जॉनसन से उन्होंने हाथ इसलिए खींच लिया था कि आप कब तक हाँ, बोरिस जॉनसन को बनाएंगे। दूसरी बात यह है कि कंजर्वेटिव पार्टी में भी अगर आप एक्स से वाई को बनाना चाहते हैं तो आप लेफ्ट विंग थोड़ी होते हैं। आप तो पार्टी में ही, यानी मिसाल पार्टी के में तौर ही पे है। पार्टी में अगर फर्ज करिए वो खरगे की जगह शशि थरूर को बनाना चाहे तो वो ये नहीं होगा कि सत्ता बदल रही है, वो तो हाँ, पार्टी के अंदर की सोच बदलने की बात थी। तो इसलिए वो प्रेस वैसी की वैसी ही रही, और आज की तारीख में भी जो ज्यादातर प्रेस है वो यहाँ राइट विंग है। राइट विंग है। और वो पूछ रहे थे कि अपने मूल को लेकर वहाँ के लोग क्या सोचते हैं, बहुत से भारतीयों की तरह वो भी इतराते हैं क्या? इनफैक्ट मेरा ख्याल है इसका जवाब आप दे भी हाँ, चुके हो हैं, गया, हो मैंने गया, हो पूछा गया। था। एक स्वप्निल जोगलेकर हैं, और उन्होंने पूछा है कि क्या डेविड कैमरन बिल्कुल हाशिए पर चले गए हैं वहाँ की सियासत में? डेविड कैमरन तो बिल्कुल हाशिए पर हैं, और शायद मेरे ख्याल से लौटे भी ना, इसलिए कि वो किस्सा तमाम हुआ जो भी उनका था। बोरिस जॉनसन अभी हाशिए पे, क्या मतलब, बल्कि यूं समझ लीजिए आते आते रह गए थे एक बार फिर से सत्ता में। हाँ, आते आते रह गए। तो बोरिस जॉनसन के बारे में नहीं कह सकते कि वो सत्ता से बिल्कुल हमेशा के लिए बाहर हो गए, लेकिन डेविड कैमरन की वापसी तो कोई मतलब ही अब नहीं है, नहीं है। मुमकिन नहीं है। हाँ। स्वप्निल ने ही पूछा है, और हम अक्सर न्यूज़ रूम में पूछते हैं एक दूसरे से कि अगला चुनाव लेबर जीतने वाले हैं? इसमें कहीं दो राय नहीं है, 30 अंकों से लेबर जो है वो आगे है अरे, कंजर्वेटिव पार्टी से। तो मतलब यह है कि अगर आज की तारीख में चुनाव हो जाता है तो लेबर पार्टी की जीत निश्चित है। ये हम्म, तो पिछले तकरीबन 3 महीने से इस तरह की रिपोर्टें आ रही हैं, एक नहीं कई सर्वेज जितने भी हुए हैं, जनमत गणना तो नहीं, सॉरी, जिसको सर्वेक्षण कहते हैं, एग्जिट पोल्स की तरह की एक चीज होती है जो यहाँ पे हर महीने तकरीबन होती है, और उसके हम्म, हिसाब से लेबर पार्टी जो है बहुत आगे है, बहुत मतलब आगे है। 30% रेटिंग में ऊपर है। बिल्कुल। हम्म। बरेली से हैं शाहनवाज आलम, और एक सवाल तो जो उन्होंने पूछा उसका जवाब हो चुका है। वो पूछते थे कि ब्रिटेन एक सुपर पावर था, आज नहीं है। क्या वो अपनी इस स्थिति को पूरी तरह स्वीकार कर चुका है कि आज की दुनिया में वो पहले जितना ऊंचा मुकाम हासिल कर नहीं सकता? एक कहावत है भाई लेकिन साहब कि रस्सी जल जाए लेकिन बल नहीं जाते। बल नहीं जाता। लेकिन दूसरा सवाल है जो हमारा मीडिया भी खूब पूछ रहा है, हम भी पूछ रहे हैं, कि ऋषि सुनक का भारत के हितों से कितना सरोकार है? हाल ही में एक भारत विरोधी मंत्री को फिर से नियुक्त कर दिया उन्होंने, जबकि ट्रस्ट ने तो इस्तीफा ले लिया था। हम्म। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। इस पे मैं ये कहूंगा कि देखिए, भारत वगैरह से यहाँ पे जो भी, अगर प्रीति पटेल भी आएंगी या ये भी आएंगे या साजिद जावेद आ जाएंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान से कुछ अच्छा हो जाएगा। हम्म, आपने अब तक की इनकी राजनीति देखी है, ये खालिस ब्रिटिश पॉलिटिशियंस हैं, और ब्रिटिश जो इंटरेस्ट है वो सर्वोपरि है, ये तय बात है। सही बात है। तो इसलिए इस इनकी इंटेग्रिटी पे शक न करें, इसलिए कि इन्होंने यहाँ की शपथ ली हुई है, और उसमें हम्म, कोई बुरी बात भी नहीं है नहीं, कि अगर। सोनिया गांधी इटली मूल की हैं, लेकिन जब कांग्रेस आई तो हमने कोई ऐसा खास बहुत बड़ा परिवर्तन विदेश नीति में इटली के प्रति हमने नहीं देखा। जो नहीं था देखा। सो रहा, आज भी हाँ, वैसा हाँ, ही है। हाँ, ये तो है। हाँ। तो मतलब ये है कि जो भारतीय मूल के लोग हैं यहाँ पे, वो बहुत ज्यादा खुश हैं इस बात पे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि हाँ, हाँ भाई अच्छा हुआ। हम भी, मैं भी, अगर आप मेरी राय कहेंगे, मैं कहूँगा बहुत अच्छी बात है, बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट है। मैं बड़ा खुश हूँ इस बात पे। लेकिन उनकी पॉलिटिक्स से मैं एग्री नहीं करता हूँ। मैंने हाँ, जैसे वो पहले भी अलग कहा बात कि है। मेरे जो वोटिंग ट्रेंड है वो कहीं और है। मैं उनकी हम्म, या सुहेल ब्रेवरमैन की जो राजनीति है उससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि हम्म, सब जो यहाँ पे इमिग्रेंट्स आएंगे उनको आप रुवांडा भेज देंगे। मतलब हम्म, शर्म से डूब मरने की बात है। जिस तरह की बात सुहेल ब्रेवरमैन ने कही है, या जिस तरह की पॉलिसीज यहाँ कंजर्वेटिव पार्टी ने अपनाई है इमिग्रेंट्स के बारे में, वो बहुत घटिया दर्जे की है। हम्म। प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट किया था जिसमें वो किसी रोड मैप 2030 की बात कर रहे हैं, आपने पढ़ा है क्या वो? जी हाँ, मैंने देखा है। ऐसा है कि यहाँ पे यूके इंडिया इस तरह की काउंसिलशिप बनी है, और अच्छा। उस पर चर्चा भी है। जॉन मेजर के जमाने से इस पर बातचीत शुरू हो गई थी कि भारत और यूके को नजदीक आना चाहिए, और ऐसी हम्म, बात नहीं है, भारत और नजदीक व्यापार के क्षेत्र में बहुत नजदीक आए भी हैं। अभी तो अभी फ्री ट्रेड देखिए, का मसला है। हाँ, जैसे टाटा का इन्वेस्टमेंट इस देश में बहुत बड़ा है। बहुत इसी है। तरह से बहुत सारे लोग हैं, और जो मित्तल्स यहाँ पे कहे जाते हैं, मित्तल से हिंदुजाज हैं। बिल्कुल, तो लक्ष्मी ये तो निवास। खैर मैं यहाँ के सबसे मालदार लोगों की बात कर रहा हूँ, लेकिन है ये कि ट्रेड इंडिया और भारत के दरमियान जितना होना चाहिए वैसा नहीं हुआ है, और खासतौर पे ब्रेक्सिट के बाद में इस देश ने ये सोचा था कि इसका एक अच्छा सा ट्रेड डील हो जाए, फ्री ट्रेड डील हो जाए भारत के साथ, जो हो नहीं पाया। जो बोरिस जॉनसन जिसके लिए भारत जाना चाहते थे, लेकिन फिर वो हम्म, कोविड वगैरह फैलने लगा तो फिर वो नहीं जा पाए, और वो साइन नहीं हो पाया कहा जाता है। फिर ये पिछले दिनों में कुछ इस तरह की खबर आई कि हो सकता है, वो नहीं हुआ।
और उसी में ही आग में घी डालने का काम सुलह ब्रेवरमैन ने कर दिया। इन्होंने ये कह दिया, जो खुद भारतीय मूल की है, मैं बार बार कहूँ, लेकिन ये कि इन्होंने कहा गया कि भारतीयों की है कि जो ब्रिटेन में आ जाते हैं, टिक जाते हैं, वापस जाने का नाम नहीं लेते। और ये इमिग्रेंट्स के खिलाफ कई इनके बयानात पहले आ चुके बयान हैं। आए। तो जब भारत में एक जो एलिमेंट था वो थोड़ा सा अलर्ट हो गया कि ये तो हम्म। महिला ठीक नहीं है। हालांकि हम्म। ट्रेड डील दो देशों के बीच में होगा, किसी एक मिनिस्टर के साथ में नहीं होता है। बिल्कुल, उससे फर्क मेरा पड़ता अपन, नहीं। मेरा अपना अंदाजा ये है कि ऋषि सुनक जिस समय पे हम्म। आए हैं, ये डील हो जाएगा, इसलिए कि भारत भी करना चाहता है, डील तकरीबन तैयार है। और वो जो रोड मैप की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री, वो बिल्कुल सही बात है कि दोनों देशों का एक विजन ये है कि दोनों देशों को नजदीक आना है। भारत को भी सूट करता है कि यूके के साथ में, इसलिए कि एक देखिए ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्तर पर तो बहुत अंडरस्टैंडिंग है दोनों देशों के बीच में। हम्म। तो फिर कोई समस्या नहीं है कि साथ में आके, और एक तरह से एक गुट की तरह से भी बहुत मौकों पे काम करते हैं ये देश। तो वो रोड मैप यही है कि दोनों देशों को नजदीक लाना, इसलिए कि दोनों हम्म। देशों के दरमियान साझा बहुत कुछ है। और जैसे मैंने बिल्कुल। आपको बताया, इंच साझा है, शेर साझा है। हालांकि भारत भारत मूव कर गया आगे बढ़ गया। और लेफ्ट हैंड ड्राइविंग साझा है। तो हम भी और आप जैसे वहां चलाते हैं, वैसे ही यहाँ लंदन वैसे में यहाँ गाड़ी चलाते हैं। चलाते हैं। तो ये तो जगदीश जी का सवाल था, इसका जवाब आपने दे दिया। कुछ सवालों को छोड़ना होगा मुझे क्योंकि वक्त की हाँ, कमी भी है। लेकिन एक आध सवाल और था जिसमें किसी ने ये तंज कसा था कि अली हैदर ने, कि अमेरिका के हित के आगे अपने हित की बलि ब्रिटेन कब तक देता रहेगा? ये अच्छा सवाल है, इसलिए कि आपको पता है ब्रिटेन की ताकत भी वहीं से आती है। आज ब्रिटेन की जो रेलेवेंस है, मैं यहाँ तक कहूँगा, वो इस वजह से भी है कि अमेरिका का जो सबसे नज़दीकी मित्र है वो ब्रिटेन है। ब्रिटेन। तो और ये टोनी ब्लेयर जब प्रधानमंत्री थे और जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो हैं वो देश के राष्ट्रपति थे अमेरिका में, और 9/11 हो चुका था, बम फटे थे और वगैरह वगैरह, वो सारी स्थिति जो है वो इतिहास का हिस्सा है। उस वक्त टोनी ब्लेयर ने यूं समझ लिए पूरे देश को अमेरिका के हम्म, साथ ले जाके खड़ा कर दिया था। खड़ा कर उनका एक दिया। जुमला चल रहा था, शोल्डर टू शोल्डर, कि हम आपके साथ कांधे से कांधा मिलाकर हैं। और उससे पहले भी दोनों देश साथ में रहे। उसकी वजह यह है कि जो 1945 वगैरह के जो युद्ध की बात को करते हैं ना, जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ है, उसमें ब्रिटेन अमेरिका का सबसे बड़ा एलाई था। तो वो चला आ रहा है। अमेरिका क्योंकि पावरफुल है, तो ब्रिटेन भी पावरफुल है। इसलिए हम्म। कि अमेरिका का जो सबसे नजदीकी दोस्त है वो दोस्त है ब्रिटेन है। वो ब्रिटेन है। लेकिन तो मेरा अब वो, दोस्त अगर मंत्री है हाँ, तो छोटा मोटा मंत्री तो मैं भी हुई मोहल्ले में। हाँ, अब ये और बात है कि ब्रिटेन हम्म, की जो ताकत है वो पहले जैसी नहीं रही, दिन ब दिन कमजोर हो रहा कमजोर है होती जा रही ब्रिटेन। है। जी। और अंत में मकसूद अहमद, जिन्होंने याद किया कि परवेज़ आलम जी के एक दोस्त हैं शफ़ी नक़ी जमई, बीबीसी में उनके साथ होते थे, उनके दिलचस्प किस्सों का जिक्र ज़रूर कीजिएगा। और अचला शर्मा जो कि बीबीसी लंदन की हिंदी डिपार्टमेंट की हेड थी, उनके साथ मिलकर काम करने का अनुभव भी पूछिएगा। हमने तो वक्त छोड़ा नहीं। हाँ, नहीं, मैं फिर भी इनको शामिल कर लेता हूँ। शफी हम्म। नकी जामी बहुत जबरदस्त ब्रॉडकास्टर रहे हैं सब मेरे साथी दोस्तों में, और मुझे बड़ा फख्र है कि मैंने उनके साथ में काम किया। और वो जब खेल कूद का प्रोग्राम कर रहे थे, खेल की दुनिया, और क्या जबरदस्त उनका लच्छेदारी का अंदाज था बोलने का। आज भी उसी तरह का मामला है। काफी दिन से मेरी मुलाकात नहीं हुई, आपने मुझे याद दिला दिया, मैं उनसे जरूर मिलूंगा। और अचला शर्मा बीबीसी हिंदी सर्विस की बिल्कुल अध्यक्ष रही, एक लंबे वक्त तक रही। और काफी उस जमाने में तब्दीलियां हुई थी, यानी कि स्ट्रिंगर्स वगैरह अपॉइंट किया गए थे भारत की के अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग शहरों में, और चीजें तो काम, तो उनका वो उस लेवल पे बड़ा मशहूर था कि उस जमाने में एक ऐसा हुआ था कि आमतौर पे ये होता था कि सेंट्रल न्यूज रूम काम करता था, कि जहाँ पे अंग्रेजी में डिस्पैच आते हैं, फिर उसको हिंदी में या और दूसरी भाषाओं में ट्रांसलेट किया जाता था बीबीसी वर्ल्ड सर्विस में। लेकिन ये वो जमाना था जिस जमाने में अचला शर्मा अध्यक्षा बनी हैं, कि चीजें डिसेंट्रलाइज हो रही थी। मतलब ये है कि अब आप जो मौलिक पत्रकारिता है अपनी भाषा में, उसको केंद्र बिंदु बना सकते हैं। तो उस जमाने में ये हुआ कि फिर लखनऊ में रामदत्त त्रिपाठी नाम के संवाददाता किए गए। उनसे हमने पॉडकास्ट किया है। हाँ, इसी तरह से कलकत्ते में, और वो सब अलग अलग हम्म, लबो लहजे में बात करते थे। मतलब ये कि आंचलिक प्रभाव था, बिल्कुल। कि जो बंगाल कलकत्ते से फाइल कर रहा है रिपोर्ट, वो बंगला अंदाज में कर रहा है, जो पटना से कर रहा है तो उसको उस बिहार का एक असर है, भोजपुरी का असर है,
इसी तरह से अलग अलग क्षेत्रों से, साउथ इंडिया से। तो ये वो जमाना था जिसमें अचला शर्मा बीबीसी हिंदी सेवा की अध्यक्षा रही, जी, और वो जमाना इसलिए भी याद किया जाता है। बिल्कुल। उनसे भी मुलाकात कीजिएगा आज। जरूर। बल्कि उनके हाथ का खाना खाने का प्रोग्राम है आज तो। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, बहुत मज़ा आया और लंबा पॉडकास्ट रहा लेकिन मुझे वक़्त का बिल्कुल पता नहीं चला। आपको चला हो पता नहीं। मैं तो मतलब बोलने पे आया तो बोलता चला गया, और इसमें अभी बहुत सारी ऐसी बातें जो कभी रह गई हैं। मुझे लगता है कभी आगे आप ज़रूर सोचिएगा कि उसमें, एक्चुअली मैं संजीदगी से सोच रहा हूँ ऐसा पॉडकास्ट शुरू करने के लिए, हुँ, कि जिसमें कि लंदन दिल्ली का डायलॉग हो इसी तरह का। वाह! लगातार हो, मतलब ये कि कम से कम वीकली बेसिस पे हो, इसलिए कि दोनों देशों के बीच में बहुत कुछ है साझा और शेयर बहुत, करने के लिए। इसलिए कि आप ये देखिए कि या तो बम्बई का जो फ़िल्मी अदाकार है, वो बम्बई में वक़्त गुज़ारता है या फिर लंदन में आ जाता है। बहुत, सब आ जाते हैं, यहाँ पे पड़े ऐसे रहते हैं जहाँ बहुत समर हैं। आती है। इसी तरह से सारी रौनक रहती है, यहाँ का फ़ैशन है, जो भी है इंडिया में लेटेस्ट है, तो यहाँ से फ़ैशन बहुत बार इंडिया जाता है, इंडिया का फ़ैशन सबसे पहली फुर्सत में यहाँ आता है। तो पॉडकास्ट आने वाले दिनों में इसकी भी संभावना है। तो बहुत नितिन, बढ़िया। मुझे सबसे ज़्यादा 2 बातें मैं हुँ, कहूँगा। हुँ, मुझे सबसे अच्छा लगा आपके साथ ये पॉडकास्ट करने के लिए। इसलिए कि मेरी आपसे पहली मुलाकात हुई थी आज तक में, ठीक हुँ, है? जब मैं वहाँ एक कंसल्टेंट की शक्ल में गया था, और आज तक रेडियो को डिजिटल शक्ल में लॉन्च करना था। हम लोगों को मिलके पूरी टीम मेरे हिस्से में आई थी, जिसमें आप थे। और आप वो अकेले शख्स हैं जिन्होंने एक बार नहीं, मेरे साथ में कई दिन सिर्फ इसी बात पे चर्चा की कि मैं पॉडकास्ट करना चाहता हूँ, स्पेशल पॉडकास्ट सीरीज़ करना चाहता हूँ, कैसे करूँ? और मैं हमेशा आपको एक ऐसा लंबा जवाब देता था कि उसके बाद में मैंने हमेशा आपके चेहरे पे देखा कि आप हतोत्साहित होके निकलते थे। मतलब हुँ। चेहरा थोड़ा-सा लटक जाता था कि ये तो बड़ा लंबा रास्ता बता दिया। मतलब आम तौर पे मैं लंबा रास्ता बताया करता था कि नहीं देखिए, इसमें हुँ, तो आपको यूँ इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, इसमें तो ये करना पड़ेगा, हुँ, वगैरह-वगैरह सारी चीज़ें। लेकिन मुझे बेइंतहा खुशी है कि आप एक लंबे अरसे से इतने ज़बरदस्त कामयाब पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो आपको बहुत-बहुत बधाई। और मुझे बहुत खुशी है कि एक शख्स जो मेरी टीम का मेंबर था, वो आज कामयाबी की सीढ़ियों को चढ़ रहा है। मैं तो आपसे अक्सर सलाह-मशविरा करता ही रहता हूँ और आगे भी करूँगा और हमारी तो अब क्या कहते हैं उसको ये पॉडकास्टिंग की दुनिया है, साझी है और लंदन और दिल्ली वाली दुनिया भी है, तो हमारे तो कई रिश्ते हैं इस तरह से। तो मैं आता रहूँगा, आपसे बात करता रहूँगा और जो सवाल आज छूट गए हैं ना, उन पर बात ज़रूर ज़रूर करेंगे। कभी करेंगे। हाँ, ज़रूर। और अंत में मैं बताऊँ, आपका एक बड़ा शानदार प्रोग्राम हुँ, होता हुँ। है सिने इंक पर और मैं जब पॉडकास्टिंग में था भी नहीं तब भी उसे देखता सुनता था और आपके जो तरीके थे सवाल पूछने के और बातचीत आगे बढ़ाने के मुझे बेइंतहा पसंद थे और मैं आपको पहले से जानता था मुलाकात से पहले और जब आप मुझे मिले तो मैंने जितना हो सका उतना सीखा और ये मेरे लिए सपने के सच होने जैसा है कि आज मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ अरे वाह! भले ही क्या हम बात यहाँ कितने भी बार मिले हों। वाह! क्या बात है! बस मज़ा आ गया। तो दोस्त, जब आप ये आएंगे मुलाकात का तो सिलसिला जारी आमने रहना सामने चाहिए। एक पॉडकास्ट होगा। बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं अंग्रेज़ी में कहते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। थैंक यू सो मच सर जुड़ने थैंक के यू। लिए और ओके, थैंक यू। जिन्होंने आज ये पॉडकास्ट सुना ये एपिसोड सुना मुझे उम्मीद है ब्रिटेन को लेकर काफ़ी हद तक तस्वीर साफ हुई होगी और परवेज़ आलम साहब से आपकी मुलाकात मैंने कराई ये मुझे ज़रूर कराना था और आगे भी हाँ, उनसे जुड़े रहेंगे और बार बार उन्हें कष्ट देंगे कि वो आएँ दावत देंगे और लंदन को लेकर जो कुछ हलचल होंगी और इसके इतर भी बहुत कुछ है उनके पास बिल्कुल। वो मैं ज़रूर निकालूंगा बहुत बहुत शुक्रिया सर बहुत-बहुत थैंक यू।